अस्सलाम वालेकुम। अगेन हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। काफ़ी अरसे डिस्कनेक्ट रहा। ड्यूरिंग दैट टाइम मैं खुद प्रिपेयर कर रहा था एग्ज़ाम के लिए। और अभी रिसेंटली मैंने एग्ज़ाम पास किया है। ये एक 280 जो ओपन शिफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम है। तो मैंने कल के दिन में दो वीडियोस अपलोड की थी, विच इज़ रिगार्डिंग के ओसी की कमांड क्या करेगी या सीआरसी की कमांड क्या करेगी, सेटअप कैसे करना है, और जो ओपन शिफ्ट है उसे डाउनलोड कैसे करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बता चुका हूँ। अभी हम क्या करेंगे, टेक्निकल चीज़ें करेंगे ताकि हम लैब को सेटअप कर सकें। तो दिस वीडियो विल बी यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू सेटअप द लैब। ओके। तो अभी बात करते हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की। अभी इसमें जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है ना, वो मुख्तलिफ चीज़ों में वेरी करेगा। मिसाल के तौर पे आपके पास होस्ट सिस्टम है, जो आपका कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उसमें 16 GB ऑफ रैम अगर अवेलेबल है, तो फिर क्या होगा कि सीआरसी चल जाएगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट अपनी जो है ना 12 GB रैम की होती है। 12 GB ऑफ रैम जो सीआरसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर 16 GB आपके सिस्टम में रैम है, तो फिर आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने भी रिसोर्सेज कंज्यूम करने हैं। आपने लेट से कोई 10 एप्लीकेशन चला लिए हैं तो वो भी रिसोर्सेज कंज्यूम करेंगे। तो फिर आपके लिए चैलेंज होगा। तो 12 GB तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप उसे एटलीस्ट 16 GB रैम दें। जो आपके पास 16 GB फ्री रैम होनी चाहिए आपके सिस्टम में, अलावा उसके जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी कामों के लिए यूज कर रहा है। ये तो उस वक्त है जब आपके पास बेयर मेटल सिस्टम है जिसपे आपने विंडोज या लिनक्स इंस्टॉल की हुई है। अच्छा, रिकमेंडेशन कितनी है कि आपके सिस्टम में 24 GB रैम लगी हो, तो 4 या 5 GB आपका सिस्टम यूज कर लेगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और कोई 2 3 4 GB फ्री रहेगी, और 16 GB आपकी यूज हो जाएगी बाई दी सीआरसी। इसी तरीके से आपके सिस्टम में, जैसे मैं यहाँ पे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो जो सीपीयू है एटलीस्ट आपके पास 4 कोर्स होनी चाहिए। सीपीयू में एक या दो कोर्स नहीं होंगी। अब अगर आप कोर आई सेवन सेवन्थ जनरेशन तक जाते हैं तो सीपीयू की दो कोर्स आती हैं। और सी कोर आई सेवन एट्थ जनरेशन में सीपीयू की जो फिजिकल कोर्स होती हैं 4 होती हैं। ठीक है, अभी लॉजिकल कोर्स की या थ्रेड्स की बात नहीं कर रहा मैं आपसे सीपीयू की फिजिकल कोर्स की बात कर रहा हूँ। तो एक प्रोसेसर एटलीस्ट उसमें 4 कोर्स हों, ज़्यादा अच्छा है। रिकमेंडेड तो ये 6 कोर्स हो। ठीक है। बट अगर 4 कोर्स भी हैं तो आपका काम चल जाएगा। स्टोरेज आपके पास, सिस्टम अगर आपने डायरेक्टली इंस्टॉल किया हुआ है, लिनक्स ओएस लेट्स से यूबंटू इंस्टॉल किया हुआ है, या आपने रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स इंस्टॉल किया है, या रॉके लिनक्स इंस्टॉल किया है, तो आपके पास स्लैश होम की जो डायरेक्टरी है ना, उसमें एटलीस्ट आपके पास 50 GB स्पेस फ्री होनी चाहिए सीआरसी के सेटअप रन करने के लिए। उसमें क्या होगा कि तकरीबन आपका 6 से 7 GB का या 5 GB का एक कंप्रेस फाइल डाउनलोड होगी। उस कंप्रेस फाइल को जब अनकंप्रेस करेंगे तो तकरीबन कोई 20 to 25 GB या उससे कम स्पेस उसने लेनी है, तो उसको मिलाएं तकरीबन 25 30 GB बन जाएगा। और फिर आपके होम के डॉक्यूमेंट्स और बाकी चीज़ें भी वहाँ पे आती हैं, डाउनलोड वगैरह वगैरह। तो एटलीस्ट आपने इतनी स्पेस रखनी है कि 50 GB आपके पास हर टाइम फ्री पड़ी रहे, ताकि जब सीआरसी को आप रन करें चलाएं तो उसकी जो वर्चुअल मशीन जहाँ पे डाउनलोड होके आई होगी, उसकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी ही होती है, तो वहाँ पे आपको स्पेस चाहिए होगी। अगर वर्चुअल मशीन है तो फिर आप अपनी पार्टीशन को इस हिसाब से करेंगे कि आपके होम में काफ़ी स्पेस हो, चाहे स्लैश होम के अलग से पार्टीशन बना लो, चाहे आप रूट को इतनी ज़्यादा स्पेस दे दो कि होम के अंदर स्पेस अवेलेबल रहे। अब यहाँ पे एक और चैलेंज है, वो ये कि जब आप ऑटोमेटिक पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो वो स्लैश होम की ना बाय डिफॉल्ट 30 या 20 GB की पार्टीशन बनाता है, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जब आप अनकम्प्रेस होगी वो फाइल तो आपका सीआरसी का सेटअप काम नहीं करेगा। एक और चीज़ ये करनी है कि आपका जो सिस्टम लैपटॉप है चाहे डेस्कटॉप है, उसमें जो वर्चुअलाइजेशन है जिसे वीटी बोलते हैं, वो इनेबल होना चाहिए बायोस के अंदर। ठीक है। और इसी तरीके से बायोस में इनेबल करना है जब आपका ओएस डाउनलोड हो गया और उसके बाद आपने नेस्टेड, अगर लेट से आप इस तरीके से वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक मेरे पास मल्टीपल वर्चुअल मशीन है, जैसे ये एक मेरे पास वीएम पड़ी है यहाँ पे। इस वर्चुअल मशीन को अगर मैं ऑन करके देखूँ, इसकी सेटिंग में जाऊँ, तो मैंने सीपीयू में ना, यहाँ पे सीपीयू पे देखें तो कोई वर्चुअलाइजेशन को इनेबल नहीं किया हुआ। देखें वर्चुअल, ये जो VMware वर्कस्टेशन ये भी तो हाइपरवाइजर ही है ना, एक किस्म का। तो अगर इसके अंदर आपने वर्चुअल मशीन बनानी है, वर्चुअल मशीन एक बनाई मिसाल के तौर पे, ये एक वर्चुअल मशीन बनी हुई है जिसको हम चला ले, EX188 का एग्जाम के लिए अभी मैंने सेटअप किया।
अब इसके अंदर भी कोई फर्दर अगर आपने वर्चुअल मशीन बनानी है तो फिर उसके लिए आपको यहाँ से वर्चुअल वीटी को इनेबल करना पड़ेगा तीनों को। जैसे आप बायोस में करते हैं इसी तरीके से हाइपरवाइजर की बायोस ही है ना एक किस्म की ये, तो उसके अंदर भी आपने इसको इनेबल करना है। ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन इनेबल कर लें, फिर आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास जब आप पार्टीशन बना रहे होंगे तो आपके पास काफ़ी फ्री स्पेस पड़ी हो, एटलीस्ट 50 GB तो आपके होम में रहनी ही चाहिए। और फिर अब आपने डिसाइड ये करना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप चूज करेंगे। मैं एक मिनट को, ताकि आपको थोड़ा मैं नज़र भी आ जाऊं। ओके। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सीआरसी को सेटअप करने के लिए या ओपन शिफ्ट की प्रैक्टिस के लिए आपको जो रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे आप ubuntu कर लो, चाहे आप मैक ओएस कर लो, चाहे आप रॉकी लिनक्स कर लो। अगर आप रेड हैट के इन्वायरमेंट में हैं तो आप RHEL 9X यानी कि जो भी रेड हैट का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डाउनलोड कर लें। उस पर आपको सब्सक्रिप्शन को इनेबल करना पड़ेगा, या आपको लोकल रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी, या आपको ईपेल को सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा वहाँ पे। या आपके पास एक अल्टरनेटिव वे है कि आप रॉकी लिनक्स डाउनलोड कर लें, जो कि ऐसे ही है जैसे पहले सेंटोस होता था, 100% वही चीज़ है। इसका सोर्स कोड वही कंपाइल करता है, बल्कि वही बंदा है जिसने सेंट ओएस को बनाया था, वही उसी बंदे ने इसको रॉकी लिनक्स को बनाया है। अभी खैर वो ही इज नो मोर अवेलेबल। तो बहरहाल उस प्रोजेक्ट को जो टीम लीड कर रही है वो वही लोग हैं जो सेंट ओएस को मैनेज करते थे। तो सेंट ओएस अब स्ट्रीम में चला गया है। तो 100% वेरीफाइड ओएस है। जो कुछ आप रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स में कर सकते हैं सब कुछ, स्पेस, लोकेशन, कमांड, हर चीज़ सेम है, और इवन की रिपोजिटरी भी सेम है। तो आपको तो इसमें ईपेल जो एक्स्ट्रास की रिपोजिटरी वो भी इनेबल्ड मिल जाएगी, आपको सब्सक्रिप्शन नहीं इनेबल डिसेबल करनी पड़ेगी, जैसे हम रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स में करते हैं। तो मोर बेटर कि आप रॉकी लिनक्स ही कर लीजिएगा। क्या जरूरत है आपको सब्सक्रिप्शन इनेबल करने की, वो 60 दिन बाद फिर दोबारा एक्सपायर हो जाती है। तो अगर वैसे ही आप रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए चाहते हैं कि यार मैं चलाऊँ हूँ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, आप डायरेक्ट सिस्टम पे बजाय कि आप विंडोज़ पे यूज़ करो, उस केस में भी रॉकी लिनक्स जब मर्जी डाउनलोड करो, अपडेट करो, आपको मसला नहीं आएगा, वो ठीक है। ओके। तो अभी हमारे केस में हम क्या करते हैं, रॉकी लिनक्स को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर एक बनाते हैं वर्चुअल मशीन। अब आप सिस्टम पे डायरेक्टली इंस्टॉल करो तो उसमें तो फिर आपको CRC कमांड चलानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रॉकी लिनक्स को डाउनलोड कर लेते हैं। रॉकी लिनक्स को डाउनलोड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं ब्राउजर में। ऑलरेडी मैंने rockylinux.org की वेबसाइट खोली हुई है, और यहाँ पे अगर आप जाएं डाउनलोड में, लेट्स से ऐसे, तो इस पेज पे ले आएगा। यहाँ पे आर्किटेक्चर बता रहा है कि किस आर्किटेक्चर में आपने डाउनलोड करना है, ARM के लिए करना है, पावर पीसी के लिए करना है, IBM जी सीरीज के लिए करना है, या इंटेल AMD इंटेल प्रोसेसर के लिए करना है जो X86 या 64 बिट होते हैं उनके लिए। और फिर आपने वर्जन 8 की तरफ जाना है या 9 की तरफ जाना है, तो मुझे 9 की तरफ जाना है क्योंकि रेड हैट का ही लेटेस्ट वर्जन है। फिर बूटेबल ISO आपने डाउनलोड करना है, मिनिमल ISO डाउनलोड करना है, या DVD ISO करना है, तो मुझे DVD ISO डाउनलोड करना है। ठीक है। मैं DVD ISO पर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये इमेज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो आप अपने केस में डाउनलोड कर लीजिएगा इसे। और यह आप रेड हैट लिनक्स अगर आपके पास पहले से ISO पड़ा तो वो कर लें। पर मुझे लगा कि अब रॉकी लिनक्स को इंस्टॉल करना चाहिए, ये ज़्यादा सूटेबल है। फ्री की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, अपडेट्स मिल जाएंगी, तो ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट अभी हमने क्या किया है, हम अपनी मेरे इस सिस्टम में अगर आप देखें तो इसमें रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं मेरे पास, हार्डवेयर। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरे पास CPU जो लगा हुआ है वो ऑलरेडी 6 कोर है, फिजिकल 6 कोर हैं, लॉजिकल 12 कोर हैं। उसके बाद मेमोरी मेरे पास 64 GB लगी हुई है। ओके। तो अभी मेरे पास ओनली मेमोरी 19% यूज हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 32 GB ऑफ रैम वाला CPU हो और उस पर आप CRC का सेटअप इंस्टॉल करेंगे, तो आपकी जो रैम की कंजप्शन है ना, एटलीस्ट वो तकरीबन 80 to 90% पे चली जाएगी। ठीक है। तो जब मैं अभी थोड़े से पहले मैंने CRC के सेटअप की वजह से ही अपने रैम को अपग्रेड किया है सिस्टम के। उससे पहले मेरा जो रैम का यूजेज ऑफ परसेंटेज में था वो तकरीबन था 80 90 80 90। अभी मेरे पास काफ़ी फ्री हो गई है स्पेस, क्योंकि मैंने 64 GB कर ली। CPU मेरे पास पहले ही अच्छा लगा था, तो मुझे मसला नहीं था, Xeon सीरीज का इसमें लगा हुआ है। तो ओके। तो अभी क्या करते हैं, हम एक वर्चुअल मशीन बना लेते हैं।
तो वर्चुअल मशीन बनाने के लिए मैं VMware में आ गया। यहाँ पे मैं होम में चला जाता हूँ, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। बाय डिफ़ॉल्ट ये जिस यूज़र में आप लॉगिन होते हैं उस यूज़र के होम डायरेक्टरी में जाके डॉक्यूमेंट्स के अंदर वर्चुअल मशीन्स के नाम से एक डायरेक्टरी होती है, वहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। तो नेक्स्ट करते हैं। और आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, नेक्स्ट कर लिया। लिनक्स इंस्टॉल करनी है। अभी ये मेरे पास ना VMware का वर्जन थोड़ा सा पुराना है, तो लेटेस्ट वर्जन में ना ये RHL 9 को भी शो करवाएगा, अभी यहाँ पे 8 को शो करवाया, तो चलो मैं 8 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वैसे इसका कोई बड़ा इशू है नहीं। अब वो कह रहा है कि नाम मैं ये रख दूँ, तो मैं कहता हूँ नहीं यार, नाम अच्छा, जिस जो नाम यहाँ पे आ रहा होगा वही नाम आपका, जो डायरेक्ट जहाँ पे वर्चुअल मशीन की फाइलें बनेगी जाके उस नाम से ही वो वर्चुअल मशीन का नाम भी रख देता है। फिलहाल मैं ये नाम मिटा देता हूँ, तो देखें इधर से मिट गया, तो मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ, लेट से CRC EX280। और आगे मैं इसका नाम लिख देता हूँ 4X। आप जो मर्जी नाम रखना चाहो कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैंने 4X कर लिया कि 4.10 पे भी चलेगी, 4.12 पे भी चलेगी, 4.14 पे भी चलेगी, एक ही वर्जन। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने तो 4.12 के लिए बनानी है, तो आप 4.12 बना सकते हैं, फिर नीचे एक और बना लें एक वर्चुअल मशीन। जब आपका दिल करे आपने 4.12 पे प्रैक्टिस करनी है, इस वर्चुअल मशीन को ऑन कर लिया। जब आपका दिल करे आपने 4.14 पे करनी है, तो उस वर्चुअल मशीन को ऑन कर लिया। तो मैं फिलहाल आपको लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, ठीक है। 4X कर लेते हैं, नेक्स्ट। उसके बाद हम इसकी स्पेस, चूंकि ये डायनामिकली एक्सपैंड होती है, तो चाहे मैं इसे 600 GB स्पेस दे दूंगा, इसमें स्पेस तो इतनी ऑक्यूपाई करनी जितनी स्पेस अंदर आएगी, जितना डेटा अंदर आएगा, तो मैं इसको अपनी तरफ से 150 GB दे देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट किया। और कस्टमाइज हार्डवेयर पे जाके अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से रैम बढ़ा दूंगा, इसकी 16 GB रैम कर देता हूँ। जैसे इस वर्चुअल मशीन को मैं 16 GB रैम दे देता हूँ, विच इज इनफ। या थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी रैम है, तो मैं 32 GB भी दूंगा तो कोई मसला नहीं। लेकिन इसका एक नुकसान है। नुकसान ये है कि जितनी रैम आप देंगे ना, उतनी ही एक वर्चुअल स्पेस आपके डिस्क के ऊपर, जो इस ये जो कंप्यूटर है इसके ऊपर ना, यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी तो एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट हो जाएगी, तो वर्चुअल फाइल क्रिएट होगी। जब तक वो वर्चुअल मशीन चलती रहेगी, मिसाल के तौर पे इसको आप ऐसे समझो, जैसे आप समझो कि अभी मेरे पास 198 GB फ्री स्पेस पड़ी है। तो अगर मैं इसे लेट से 16 GB देता हूँ, तो 198 में से 16 GB तो उसी टाइम ऑक्यूपाई हो जाएगी, अभी तक वर्चुअल मशीन का डेटा आया या नहीं आया। उसकी रीज़न क्या होगी कि जितनी ज़्यादा आप रैम देंगे इतनी ही एक यहाँ पे जगह ऑक्यूपाई हो जाएगी। उसको भी थोड़ा सा मैंने ख्याल करना है कि मेरी ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई ना हो, क्योंकि पहले ही मेरे पास सी में थोड़ा स्पेस है। तो मैं इसलिए 16 GB देता हूँ, या चलो मैं थोड़ा 24 तक चला जाता हूँ, 20 समथिंग अभी तक, ठीक है। प्रोसेसर्स में जाके मैं यहाँ से नंबर ऑफ प्रोसेसर फिजिकल मेरे पास एक ही, लेकिन मैं यहाँ से इसके कोर बढ़ा के 4 कर देता हूँ, और इसमें वर्चुअलाइजेशन को प्रोसेसर में इनेबल कर देता हूँ, क्योंकि ये जो वर्चुअल मशीन होगी जब CRC का सेटअप होएगा, तो मैंने जब कल भी और लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि बेसिकली क्या होगा, रेड हैट के पोर्टल से एक वर्चुअल मशीन डाउनलोड होनी है आपके सिस्टम में, जो कहीं चलेगी, जो हमें नजर नहीं आ रही होती लेकिन बैकएंड पे चल रही होती है। अभी मैंने आपको बता दिया है, तो आपको लग रहा है कि यार वर्चुअल मशीन कहाँ है, कैसे मिलेगी, उसे देख लेते हैं अभी कैसे मिलेगी आपको। तो यहाँ तक ओके। अच्छा, मैं इसे वो DVD का पाथ भी बता देता हूँ। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा D&Soft, देन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और यहाँ पे रॉकी लिनक्स, और ये मेरे पास DVD है जो मैंने आज ही डाउनलोड की थी दिन के टाइम पे। और इस तरीके से ये ओके हुआ, तो साथ ही से करते हैं फिनिश और इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला हमें इंस्टॉलेशन ऑलरेडी आती है, इंस्टॉल रॉकी लिनक्स 9.4, सेम एज जैसे रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स है। इसको फिलहाल मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, और यहाँ से ये भी बंद कर देता हूँ, ताकि हमारे पास जो डिस्प्ले है काफ़ी बड़ा नज़र आए। एक इसमें चीज़ और होती है, फिट गेस्ट नाउ, वो भी कर लेंगे, और फिट विंडो नाउ, लेकिन आफ्टर द OS इंस्टॉलेशन। तो मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, तो कि वीडियो लंबी ना हो, बट मैंने इसी वीडियो में पूरा सेटअप करके आपको दिखाना है। तो हम करते ये हैं कि अभी इंस्टॉलर जो है मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछेगा, तो यहाँ से मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने लिए, यूनाइटेड स्टेट्स की, कंटिन्यू। और उसके बाद हम कीबोर्ड और इंस्टॉलेशन लोकल सोर्स है। और उसके बाद इसने ऑटोमेटिकली टाइम एशिया कराची टाइम जोन उठा लिया है, सर्वर विद GUI, ठीक है।
और होस्ट में हम इसको कनेक्शन ऑन, इसका नाम सेट कर देते हैं, जैसे EX280, जो भी आपका दिल करे दे सकते हो आप। CRC या EX280 CRC, या EX284X लिख देते हैं, या 284X। ठीक है जी। .lab.example.com कर देते हैं इसकी। ठीक है, ये हमने इसका नाम रख दिया और इसे डन करते हैं। उसके बाद रूट का पासवर्ड सेट कर देते हैं। मैं इसका फिलहाल एक आसान सा पासवर्ड रख लेता हूँ, और इसको अलाउ SSH कर देता हूँ, वरना SSH नहीं कर सकेंगे, फिर आपको SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लॉक भी नहीं करता मैं इसको। और इस तरीके से एक यूज़र में एडिशन, अच्छा, CRC के केस में आपने क्या करना है, जो स्टैंडर्ड यूज़र है उसी से काम करना है, रूट से आपने काम नहीं करना है। ओके। और एग्जाम में भी इस तरीके से वो आपको एक यूज़र बताएगा, तो वहाँ पे भी आप रूट से काम ना कीजिएगा। जैसे मुझे याद नहीं है क्या यूज़र का नाम था एग्जैक्टली। बहरहाल उसने इंस्ट्रक्शंस का जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे एक यूज़र बताया था कि किस यूज़र से आप लॉगिन कर सकते हैं, किस किस यूज़र से। तो एक रूट का उसने बताया हुआ था, एक और यूज़र बताया था, पासवर्ड दोनों का सेम था। तो यहाँ पे मैं HSN कर लेता हूँ यूज़र। ठीक है, और इसको एडमिनिस्ट्रेटर बना देता हूँ ताकि इसको सूडो के राइट्स मिल जाए। इसका पासवर्ड सेट कर दिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये वाला, बाय डिफॉल्ट ना ऑटोमेटिक पार्टीशन सिलेक्टेड होती है। जब ऑटोमेटिक पार्टीशन सिलेक्टेड होती है तो ये करेगा क्या, ये होम की डायरेक्ट जो पार्टीशन, एक होम के लिए ना एक LVM बनाएगा, LVM में ये होम की एक पार्टीशन LV बना देगा, और उस LV की लिमिटेशन देगा कि उसका जो साइज है ना वो रख कर देगा 30 GB। अब प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें आपका वो CRC का सेटअप डाउनलोड होना है, फिर उसने अनकम्प्रेस होना है, फिर उसके अंदर एक वर्चुअल मशीन ने भी पूरी ने बनना है, तो स्पेस कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपका CRC प्रॉपर स्टार्ट नहीं होता। तो मैं उससे बचने के लिए क्या कर लेता हूँ, कस्टमाइज करके रन करता हूँ। और अब चाहे मैं LVM ही बनाऊं, लेकिन मैं क्या करूंगा यहाँ से, मैं खुद से बता दूंगा कि नहीं यार तुम इस पार्टीशन का साइज इतना रखो। जैसे मैं बूट का कहता हूँ 800 MB रख लो, हालांकि 200 MB की पार्टीशन भी बहुत होती है। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि यार आप स्वैप की पार्टीशन लेट से 16 GB मैंने रैम दी है, तो मैं कहता हूँ यार चलो 8 GB आप ना स्वैप की पार्टीशन रख लो। या लेट से मैं 10 GB बता देता हूँ, 10G आप स्वैप की पार्टीशन बना दो। और होम को जो है मैं स्पेशल जगह दे देता हूँ, यार 60 GB जो है ना वो जगह दे दो होम, क्योंकि होम डायरेक्टरी में सारा कुछ CRC का सेटअप होता है। अब जितनी भी बाकी जगह बची है अभी, जैसे 79 GB जगह बच गई है मेरे पास, अच्छा होम को 60 GB दिया, मैं और दे देता हूँ। अगर मेरे पास ज़्यादा जगह है तो मैं और दे देता हूँ। तो मैं स्लैश होम को यहाँ से पार्टीशन ही बना देता हूँ, और इसको लेट से 80 GB जगह दे देता हूँ। ये VM में जितनी मर्जी जगह दें कोई मसला नहीं है। और बाकी जितनी भी स्पेस बची है उसे मैं रूट को दे देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास होम में काफ़ी स्पेस अवेलेबल होगी और मुझे कोई मसला नहीं होगा। इस तरीके से इसे डन किया। अच्छा, एक और चीज़ है, वो ये है कि देखो अभी ये सारी पार्टीशंस XFS बन रही हैं। तो कभी आपको पार्टीशन को रिड्यूस करना पड़ जाए ना LVM के केस में, तो XFS पार्टीशन रिड्यूस नहीं होती LVM में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैं फिलहाल इसको चेंज कर लेता हूँ, मुझे इस चीज़ की जरूरत नहीं है। और मैं ये बिगिन का बटन दबा के इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अगर आप देखें इसका, इसमें जो सेटिंग्स में ना इसका जो नेटवर्क अडाप्टर मैंने रखा है, वो रखा है मैंने नेट। तो ये क्या करेगा, जो मेरा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ वाला, उसके नेटवर्क अडाप्टर के साथ नेटिंग करके अपने आप को इंटरनेट दे लेगा। ठीक है, तो ये जो वर्चुअल मशीन होगी इस पर बाई डिफॉल्ट इंटरनेट चल रहा होगा। अब जब तक ये इंस्टॉलेशन होती है हम मजीद चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि स्टोरेज कितनी होनी चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए, और क्या करेंगे, वर्चुअलाइजेशन एनेबल होनी चाहिए, होम की पार्टीशन में जगह इतनी होनी चाहिए कि तकरीबन कोई 30-35 GB जगह खाली पड़ी रहे। ठीक है, फिर हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि यार ज़रूरी नहीं है कि आप HL9 ये रेड हैट ही डाउनलोड करो, आप रॉकेट लिनक्स भी डाउनलोड कर सकते हो। इंटरनेट कनेक्शन हमारा बाई डिफ़ॉल्ट उसे मिला ही हुआ है, क्योंकि हमने उसमें नेटिंग कर ली है। ठीक है, और बाई डिफ़ॉल्ट ऐसे ही होता है। उसके बाद हमें सब्सक्रिप्शन इनेबल करने की जरूरत नहीं है, रॉकेट लिनक्स में बाय डिफॉल्ट सब्सक्रिप्शन इनेबल होती है। इसी तरीके से क्रिएट वन स्टैंडर्ड यूजर एंड गिव फुल सूडो परमिशंस, तो हमने वो फुल परमिशंस दे दी हैं पहले से ही। और एक यूजर भी क्रिएट कर लिया जो कि HSN था। अब एक पार्ट है इसमें, मैंने कल आपसे बात की थी कि CRC क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, व्हाट इज CRC एंड व्हाट इज OC। तो CRC एक कमांड है
बेसिकली ओपन शिफ्ट का ना इंस्टॉलर एक कमांड है। उस कमांड के अंदर बहुत सारी रेड हैट ने इंस्ट्रक्शंस रेड हैट के डेवलपर्स ने लिखी हुई हैं, जो क्या करेगा, ओपन शिफ्ट का जो क्लस्टर है उसको सेट करेगा और उसे डाउनलोड करेगी। ये सीआरसी की कमांड, एक ही काम है इसका, पूरा सेटअप करके देना, और जो उसका सेटअप है डाउनलोड करके देना रेड हैट का जो भी पोर्टल होगा वहां से। इसी तरीके से एक और कमांड है ओसी, ठीक है, इसे ओपन शिफ्ट का क्लाइंट कहते हैं। तो सीआरसी भी जो क्या है, क्लाइंट है, किसका, ओपन शिफ्ट का इंस्टॉलर का क्लाइंट। ये इंस्टॉलर क्लाइंट है, यानी कि आप एक एग्जी फाइल डाउनलोड करेंगे जो मजीद डाउनलोडिंग करेगी पोर्टल से, जो जो भी आप उसे कमांड देंगे। लेकिन इसकी खसूसियत ये है कि इसके साथ बहुत सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो, जो कि हम यूज करेंगे। जैसे मैंने कल सीआरसी सेटअप की बात की थी, मैंने सीआर स्टार्ट की बात की थी। तो दूसरी कमांड है ओसी। ओसी क्या करेगी, जो ओपन शिफ्ट में मैंने आपको बताया था मल्टीपल रोल्स होते हैं, और अभी क्या करेंगे, जब ये सेटअप स्टार्ट कर देगा ना, तो बैकएंड पे क्या करता है ये सेटअप, ये एक वर्चुअल मशीन बना देता है जो हमें नजर नहीं आती है नॉर्मली, लेकिन हम देखेंगे कि वर्चुअल मशीन है, ठीक है। उस वर्चुअल मशीन को पहुंचने के लिए, उससे बात करने के लिए आप डायरेक्टली उस वर्चुअल मशीन को एक्सेस नहीं कर सकते हो। उसमें एक रोल होता है एपीआई का, जो कि, और उस एपीआई का एक एड्रेस भी होगा। तो उसी कमांड के थ्रू हम क्या करेंगे, उस एपीआई को लॉगिन कर लेंगे, उस एपीआई में लॉगिन हो जाएंगे, और फिर जो काम भी हमने करना है तो उसी की कमांड सारा काम करेगी। यानी कि ओसी की ही कमांड है जो हमें ओपन शिफ्ट से बातें करवाएगी। हमने उस पर कोई यूजर क्रिएट करना है, हमने डिलीट करना है, उसमें कोई चेंजेस करनी है, कोई पॉड क्रिएट करना है, जो कुछ भी करना है ओसी की कमांड वो काम करेगी सारा कुछ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रेड हैट के पोर्टल पे जाएंगे, वहां से हम इस सीआरसी की कमांड को डाउनलोड करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो सीआरसी की कमांड है ना, ये कैसे पता चलेगा कि इसने कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। तो अभी तो जब हम सीआरसी की कमांड डाउनलोड करेंगे तो सीआरसी की कमांड के अंदर कहीं लिखा हुआ है कि तुमने कौन से वाला वर्जन डाउनलोड करना है। तो हर कमांड का एक वर्जन होता है। तो अभी जो लेटेस्ट, जब हम रेड हैट के पोर्टल से हम डाउनलोड करेंगे ओपन शिफ्ट को, तो ये हमें इसकी लेटेस्ट कमांड देगा, यानी कि लेटेस्ट क्लाइंट दे देगा ओपन शिफ्ट इंस्टॉलर का, और वो लेटेस्ट वर्जन ऑफ ओपन शिफ्ट इंस्टॉल करेगा हमारे सिस्टम में। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग ओके है आपको? अगर हम चाहते हैं कि नहीं, मिसाल के तौर पे अभी जो ओपन शिफ्ट का वर्जन चल रहा है ना, वो 4.17 पॉइंट समथिंग चल रहा है, जबकि जो हमने एग्जाम देना है, एग्जाम इन्वायरमेंट जो होगा उसमें होगा, लेट से आपने V10 का देना है, तो आपके पास 4.10 का ओपन शिफ्ट का वर्जन होगा जहाँ पे आप एग्जाम परफॉर्म करोगे। इसी तरीके से V12 का अगर आपने देना है, यानी कि 4.12 का, आपको जो एग्जाम में इन्वायरमेंट क्लस्टर मिलेगा वहां पे ओपन शिफ्ट का वर्जन 4.12 चल रहा होगा। इसी तरीके से 4.14 में अगर आपने देना है, जो कि इस टाइम एग्जाम अवेलेबल है, तो उसके लिए 4.14 वर्जन ऑफ ओपन शिफ्ट चल रहा होगा। अभी 4.16 नहीं आया, 4.16 नहीं आया, लेकिन अगर आज की डेट में मैं ओपन शिफ्ट की रेडिट के पोर्टल से जाके इस कमांड को, इस सीआरसी सेटअप को डाउनलोड करता हूँ, तो ये मुझे कौन सा इंस्टॉल करके देगा, 4.17 डाउनलोड कर देगा। तो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि यार हम लेटेस्ट वर्जन पे तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में हमारे पास ओल्डर वर्जन होगा, तो फिर कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ जाएगा, कहीं कॉन्फ़िगरेशन फाइलों में चेंजेस तो नहीं आ जाएंगी, कोई ऐसा तो इशू नहीं होगा कि यार हम प्रैक्टिस किसी और में करके जाएं और वहां पे जाके कुछ और चीजें मिल जाए, तो हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। तो यस, इट इट कुड बी, ये हो सकता है। बट जो मैंने एग्जाम दिया है, मैं लेटेस्ट वर्जन पे ही प्रैक्टिस करता रहा था, और मैंने ओल्डर वर्जन में एग्जाम दिया है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं 4.17 पे ही प्रैक्टिस करता रहा हूँ 2 दिन पहले तक, तो मुझे कोई चेंज नजर नहीं आया। तो आप लेटेस्ट इंस्टॉल करो चाहे पुराना इंस्टॉल करो, आपकी कमांड तो वही चलेगी, ठीक है। और जो बाकी एग्जाम के टिप्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना है। लेकिन फिर भी आप बाजी देंगे नहीं, मैंने तो पुराना वर्जन ही इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चले जाते हैं, लेट से redhat.com पे, www.redhat.com। एक तरीका ये है कि यहाँ से आप redhat.com खोलो और इसे लॉगिन कर लो। अब एक और चीज़ है जो ज़रूरी है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। HSN टेक विलेज मेरा एक यूज़र है, उससे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। पासवर्ड मैंने सेव नहीं किया हुआ, तो मुझे पासवर्ड देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप, एक और जो चीज़ है वो ये है
कि यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ ना, एक जैसे मिसाल के तौर पे कल मैंने आपको कुछ वर्जन बताए थे। कल मैंने आपसे कहा था कि कुछ, जैसे एक है CRC, लोकल सेटअप है। इसी तरीके से इनका ना एक CRT टाइप ऑफ क्लस्टर क्लाउड और रेड हैट क्लाउड पे बना हुआ है। रेड हैट क्लाउड पे एक बना बनाया इनका एक सेटअप पड़ा है, जिसमें आपकी बहुत सारी कमांडें चल जाती हैं। 100% काम तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारे काम आपके हो जाते हैं, जिसे हम सैंड बॉक्स कहते हैं। ठीक है। ओपन शिफ्ट सैंड बॉक्स। तो ओपन शिफ्ट सैंड बॉक्स है क्या? CRC में और इसमें क्या फर्क है? CRC में और इसमें अगर आप टेक्निकली देखो तो कोई फर्क नहीं है। ये भी एक सिंगल नोड क्लस्टर होता है, बस उसका नाम उन्होंने ओपन शिफ्ट सैंड बॉक्स रखा हुआ है। तो आप इसमें भी लॉग इन करके अपनी प्रैक्टिस अंजाम दे सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें चलेंगी नहीं आप। और वही काम आप CRC में भी कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने किसी एक यूजर से ही लॉग इन कर लिया, मिसाल के तौर पे मेरा एक यूजर है abbas husain1@hotmail.com, ये मेरा एक रेड हैट का यूजर है। रेड हैट प्लेट से मिसाल के तौर पे मैंने बनाया हुआ है ऐसा। ठीक है। तो इसी के थ्रू मैं क्या करता हूँ, लॉग इन कर जाता हूँ सैंड बॉक्स में, और इसी तरीके के थ्रू मैं CRC का सेटअप डाउनलोड कर लेता हूँ। अब होगा क्या कि जब CRC का मैं सेटअप कर लूंगा और उसके अंदर जब मैं कमांड चलाऊंगा ना, तो वो CRC की जो VM चल रही है उसके अंदर नहीं चलेगी, बल्कि सैंड बॉक्स के अंदर चली जाएगी। क्योंकि सेम अकाउंट आपने दोनों जगह पे यूज कर लिया, तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैं किस पे जाऊं, तो ऑटोमेटिकली ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा जो आपके सैंड बॉक्स का राउट है वहां तक। इसलिए अभी चूंकि मेरा ये जो यूजर है, ये ऑलरेडी सैंड बॉक्स में लॉग्ड इन है। 60 डेज की मुझे सब्सक्रिप्शन मिली हुई, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगी। अगर मैं इस यूजर को लॉग इन करूंगा तो मेरे CRC के सेटअप के अंदर, जब मैं यहाँ पे लेट से मैं चलाता हूँ OC क्रिएट को, यूजर क्रिएट करता हूँ, तो होगा क्या कि वो कमांड मेरे जो इंटरनल मैंने लोकल होस्ट में सेटअप किया हुआ है उसके अंदर नहीं चलेगी, बल्कि सैंडबॉक्स के अंदर जाके चली जाएगी, क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू आपका लाइव अपडेट हो रहा होता है। ठीक है। तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। तो अगर आपने CRC को डाउनलोड करना है तो CRC को ही करना है, या सैंडबॉक्स में प्रैक्टिस करनी है तो फिर सैंडबॉक्स में ही करनी है। ठीक है। तो यहाँ तक तो आई थिंक आपकी एक ये एक टेक्निकल चीज थी जो मैंने आपको बता दी थी। अब हम चलते हैं यहाँ पे, मैं आपको एक दफा इसका पासवर्ड कॉपी कर लूँ, सॉरी। तो यहाँ पे मैं वो लॉगिन दे देता हूँ अपना। तो ये मैं रेडिट की वेबसाइट पे गया, और यहाँ पे वो मुझे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स दिखाएगा कि आपने कोई डाउनलोड करना है, कुछ करना है। जैसे मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट्स में मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं स्टार्टर ट्रायल करता हूँ। अब वो पूछ रहा है रेडिट इंटरप्राइज लिनक्स का ट्रायल करना है, किसका करना है, मैं रेडिट ओपन शिफ्ट पे चला जाता हूँ। तो जब मैं इस पे जाऊंगा और इसे ट्राई इट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये जिस मुझे लॉगिन पे लेके जाएगा ना, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ट्राई इट करता हूँ यहाँ पे, ये देखें डेवलपर सैंडबॉक्स करना है आपने या रेड हैट ओपन शिफ्ट। अब ये बात की बातें कैसे कर रहे हैं, फिलहाल हम उस पर नहीं जा रहे। फिलहाल तो हम कहते हैं हमने टेस्ट करना है इसको, ट्राई इट करते हैं अगेन। तो ये मुझे एक पोर्टल पे ले जाएगा। अब जो पोर्टल होगा ना, उसका नाम है console.redhat.com। तो ये देखें ऑटोमेटिकली console.redhat.com पे चला गया है। तो चाहे आप ऐसे कर लें, चाहे आप डायरेक्टली जो लिंक मैंने जैसे दिया हुआ है console.redhat.com पे, इस पे चले जाएं। ठीक है। तो ये एक तरीका है आपका इसको करने का। अब एक काम करते हैं, लेट से, अब यहाँ पे देखें, आप डैशबोर्ड पे जाएं। ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ रही होंगी, अब समटाइम आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इससे परेशान नहीं होना। तो अगर यहाँ पे भी लेट से आप डेवलपर सैंडबॉक्स पे चले गए, तो ये क्या करेगा, सैंडबॉक्स के अंदर आपको लॉगिन करवा देगा, तो आपने इस पे नहीं जाना है। अब अगर आप कहते हैं कि यार आपने क्लस्टर क्रिएट करना है, तो आप जाएंगे क्लस्टर लिस्ट में। फर्स्ट टाइम यहाँ से क्रिएट क्लस्टर करें आप। ठीक है। जैसे क्रिएट क्लस्टर करेंगे तो ये फिर आपको फर्दर आगे लेके जाएगा। अभी हमारी जब तक VM बनती है, स्टार्ट होती है, ये भी तकरीबन करीब है, फिर हम इसके अंदर ही सारा कुछ करके देखेंगे। ठीक है। तो टिल द टाइम मैं क्या करता हूँ इसको, जैसे दो एक चीजें मैं आपको और बता देता हूँ। तो अच्छा, ये क्या करेगा अभी दिखाता हूँ मैं आपको। बल्कि इसे हो जाने दें इंस्टॉल, फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ। थैंक यू। और ये तकरीबन ख़त्म होने वाला है रनिंग प्री इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट्स, और ये हो गया। अभी पहले क्या करते थे हम ना, इसके उठा लेते थे स्नैपशॉट्स के VM की पुराने उसको रिस्टोर कर लेते हैं स्टेट को। तो अभी इस केस में करंटली आपको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हुआ पड़ा है। अब हमें इस CRC के केस में कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, वो बस हमने करनी है और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। तो मैं HSN का जो यूज़र है उसी से लॉगिन करूंगा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने रूट से ना लॉगिन करके एक स्टैंडर्ड यूज़र से लॉगिन करना, लेकिन उसे सूडो की प्रिविलेज पहले दे देनी। ठीक है। तो मैं जब OS इंस्टॉल कर रहा था तभी मैंने सारा कुछ कर लिया था, इसे मैं नो थैंक्स कर देता हूँ। यहाँ पे आके व्यू में जाके मैं फिट टेस्ट नाउ ये कर लेता हूँ, ताकि इसका साइज बड़ा हो जाए। इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, और 1 मिनट जस्ट होल्ड इट। सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लोड हो गया और मैं एक लॉन्ग कॉल पे चला गया था, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगा। तो इसी दौरान मुझे याद भी नहीं कि क्या क्या मैंने बातें की हैं। खैर, लेट स्टार्ट। हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है, जो हम कर रहे थे, जो कि रॉकी लिनक्स है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा जो यूज़र है HSN ऑलरेडी इज़ अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप, जिसे हम सूडो के कहकर कॉल कर सकते हैं कि अगर किसी के पास सूडो पावर्स हैं तो ही इज़ एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम क्या कर लेते हैं, सूडो यम रेपो लिस्ट करके देखते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा कि देखें हमारे पास बेस ओएस एक्स्ट्रा ऐप स्ट्रीम की एक्सेस है। ठीक है, इसका मतलब है कि सारे जो रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं वो हमारे पास हैं। एक चीज़ में जो और दिखानी है आपको, हम एक काम करते हैं, सूडो -i से हम चले जाते हैं रूट में, और एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, जो कि वैसे होगा हमारे पास दूसरे यूज से काम करने के लिए। यहाँ पे हम देखें तो यम ग्रुप लिस्ट करें अगर आप, तो ये आपको उन ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन दे देगा जो अभी करंटली इंस्टॉल्ड है, या जो अवेलेबल हैं टू इंस्टॉल। ठीक है, ये अभी बेसिक कैशे बिल्ड कर रहा है रिपोजिटरी की। वो फर्स्ट टाइम करेगा, नेक्स्ट टाइम ये आपको इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा, फौरन बता देगा आपको। बट फर्स्ट टाइम कर रहा है तो हम ये काम कर लेते हैं। तो ये देखें कि अवेलेबल इन्वायरमेंटल ग्रुप्स जो हैं, मिसाल के तौर पे वर्चुअलाइजेशन होस्ट है। ठीक है, सर्वर विद, वो कहता है इंस्टॉल्ड ग्रुप कौन से हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि सर्वर विद GUI इंस्टॉल्ड आपने किया था। तो अवेलेबल कौन कौन से हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन होस्ट अभी अवेलेबल है। ठीक है, जिसे वो जो आप इंस्टॉल नहीं हुआ। तो मिसाल के तौर पे हम यम सर्च जैसे वेट कर लेते हैं। ठीक है, वेट जो है ना, वर्चुअलाइजेशन के पैकेजेस होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक ये पैकेज है केमयू का। ठीक है, तो RPM-Q करके देखते हैं, ये देखते हैं क्या ये पैकेज इंस्टॉल्ड है हमारे सिस्टम में। तो हमें कोई जवाब नहीं मिला, इसका मतलब है कि ये पैकेज इंस्टॉल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रेश एक वर्चुअल मशीन है। तो जब मैं आपसे बात कर रहा था अभी कि ये CRC की कमांड क्या करेगी, तो ये CRC की कमांड करेगी ये, कि जैसे ही मैं करूंगा ना CRC सेटअप, तो इस CRC की कमांड में बताया गया है पहले से कि आपने क्या क्या करना है। तो ये आपका जिस सिस्टम पे भी चलाएंगे तो ये कुछ प्री रिक्विजिट चेक करेगी। उस प्री रिक्विजिट में क्या क्या होगा, उसमें सबसे पहला काम यही होगा कि क्या आपके सिस्टम पे वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है या नहीं। जैसे मैंने ये भी करके छोड़ दिया, तो हम इसको ऐसे ही रहने दें। तो फर्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, सबसे पहले CRC की कमांड डाउनलोड करनी है, जो कि मैंने कल आपसे कहा थी। अब कमांड को डाउनलोड करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। मैं आपसे बात कर रहा था कि जैसे मिसाल के तौर पे, हाँ अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे रेड हैट की वेबसाइट खोल। ठीक है, तो www.redhat.com, या कंसोल डॉट, हम ये भी कर सकते हैं, console.redhat.com। ठीक है, तो ये हमें ओपन शिफ्ट के लिंक पे ले जाएगा, चूंकि ऑलरेडी मैं चीज़ दिखा चुका हूँ तो बात वही है। और अभी हमसे लॉगिन मांगेगा, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। मैं abbas@hotmail.com नहीं दे रहा, जो मैं रीज़न आपको बताई थी कि हम सेम लॉगिन से सैंड बॉक्स में उसमें लॉगिन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे HSN टेक विलेज में दे देता हूँ, जो कि यूज़र है। और यहाँ पे मैं अगर पासवर्ड इसका लग जाता है, जो कि नहीं लगा, मैं पासवर्ड देखना पड़ेगा मुझे, वेट कीजिएगा बस।
तो ये पासवर्ड मैंने लगाया, लग गया, और इसे मैं सेव भी कर लेता हूँ इस वर्चुअल मशीन के अंदर। अभी ये कह रहा है यू आर इन हाइब्रिड क्लाउड कंसोल टू सी प्री प्रोडक्शन फीचर्स, टर्न ऑन प्रीव्यू मोड, तो इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो ये देखें, जैसे रेड एट ओपन शिफ्ट आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ओपन शिफ्ट पे चले जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें आ रही है, इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं। ठीक है, ये AI आ रहा है, इसमें आपने परेशान नहीं होना, जैसे आपने रेड एट शिफ्ट पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे एरर दे दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग, सेंट्री आईडी वगैरह वगैरह, जाने दो, कोई मसला नहीं है, ये आता है, आने दो, इग्नोर इट। हमने सिर्फ यहाँ से सीधा क्लस्टर लिस्ट पे चले जाना है। ओके, जब क्लस्टर लिस्ट पे मैं जाऊंगा तो वो कहेगा अपना क्लस्टर क्रिएट करो, तो मैं क्रिएट क्लस्टर पे कर देता हूँ। जैसे क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक करूंगा तो अब वो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस देगा। ये वो सारी बातें हैं जो हम ट्रेनिंग के दौरान पढ़ते हैं, हमें वहां पे नहीं जाना है, हमने सीधा जाना लोकल, डाटा सेंटर पे भी नहीं जाना, बल्कि लोकल पे आ जाना। लोकल पे आएंगे तो वो कहेगा यार आप बताओ कि आपने किसके लिए डाउनलोड करना है, लिनक्स के लिए डाउनलोड करना है, मैक ओएस के लिए, विंडोज, तो हम लिनक्स के लिए डाउनलोड कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे ना, उसने मुझे ये नहीं बताया कि यार मैं ओपन शिफ्ट का कौन सा वर्जन डाउनलोड करके दूंगा आप। ठीक, और नीचे लिखा भी हुआ है, फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन टू इंस्टॉल द फर्स्ट ओपन शिफ्ट लोकल, run CRC setup, and then run CRC start to create minimal OpenShift 4 cluster on your computer। मजीद उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई, तो आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं होती। बट थिंग इज दैट कि यहाँ पे तो ये नहीं बता रहा कि यार मुझे कौन सा वर्जन डाउनलोड करवा के देना आप। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे पुराना वर्जन डाउनलोड करना है, तो देन आप क्या कीजिएगा, जैसे ये मैंने लिंक बताया था आपको, और यहाँ पे मैंने बताया हुआ, ये देखें, यहाँ पे ये गिटहब का लिंक, गिटहब पे इसके पुराने क्लाइंट वर्जन पड़े हुए हैं CRC कमांड के। ठीक है, तो ये देखें, मिसाल के तौर पे अगर आप 2.14.0 डाउनलोड करते हैं क्लाइंट, यानी कि CRC की कमांड, तो ये कौन सा डाउनलोड आपको इंस्टॉल करवाएगा सेटअप की कमांड से? 4.17। इसी तरीके से जो लेटेस्ट वन है 2.41 करते हैं तो 16.7 करवाएगा, वापस आते जाएं, इसी तरीके से इसका वर्जन कम होता चला जाएगा। और मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि यार आपको तो 4.14 जैसे डाउनलोड करना है, इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो ये आपको 4.12 भी ले जाएगा। तो अब ये चाहते हैं कि यार मुझे 4.12 करना है, मिसाल के तौर पे, जैसे यहाँ पे कहीं दे लेते हैं 4.13, जैसे मिसाल के तौर पे आपने पेपर देना है 4.12 में, तो आप चाहते हो कि यार मुझे 12 का ही CRC का वर्जन इंस्टॉल करना है, उस केस में आप इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, काम आपका इसके बगैर भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी ये यहाँ पे 4 पॉइंट, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, इसको करो कॉपी, इसे कॉपी करके आप ले जाओ यहाँ पे, पेस्ट एंड गो। तो यहाँ से आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। ये विंडोज़ का है तो इसको, ये हमें नहीं चाहिए, ये मैक का है, हमें ये चाहिए CRC लिनक्स EMD64.tar। ठीक है, ये पैकेज हमें चाहिए, आप इसे डाउनलोड कर लें अपने सिस्टम में। ये ऑटोमेटिकली आपका जो यूज़र HSN है उसके डाउनलोड्स में डाउनलोड हो जाएगा। देखें लिनक्स, ये डाउनलोड हुआ, आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट हियर कर लेते हैं मिसाल के तौर पे इसे खोलें, इसके अंदर एक कमांड है CRC की, यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लो, और यहाँ पे ./CRC, और यहाँ पे वर्जन लिख लें आप। तो ये आपको वर्जन बता देगा कि ये कौन सा, देखो वो कह रहा है कि यार CRC वर्जन में कौन सा डाउनलोड करके दूंगा। वैसे करंटली चल रहा है 2.19, वो ये बता रहा है, लेकिन मैं आपको ये 2.19 अपना वर्जन बता रहा है कि मैं, लेकिन मैं आपको कौन सा वर्जन डाउनलोड करके दूंगा ओपन शिफ्ट का, 4.12.13। तो लेकिन मुझे ये कमांड नहीं चाहिए। वो कह रहा है कि देखो ये भी बता रहा है कि कहता है कि इसी कमांड का एक नया वर्जन इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, कौन सा है, 4.42, और ये कौन सा है, 4.19। तो कहता है कि मेरा वर्जन ये है, लेकिन मेरा ही एक लेटेस्ट वर्जन पड़ा हुआ है 4.42। अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट यहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए, लिंक भी बता रहा है कि ये यहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक है, और यही काम तो हम यहाँ पे खोल के बैठे हैं अभी, इस जगह पे यही इसी कमांड को डाउनलोड करवाएगा। तो यहाँ से आपको समझ आ जाना चाहिए कि यार आपको कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, तो आप उसी को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है,
अगर आप चाहते हो कि यार मैंने तो 4.12 पे ही प्रैक्टिस करनी है, 4.13 पे करनी है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। अब एक और कमांड होती है, मिसाल के तौर पे एक कमांड है डीसी, जैसे हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िग, या आपने अपनी ट्रेनिंग में पढ़ी हुई, ठीक है। एक इसके थ्रू आपका कंटेनर या आपकी न्यू ऐप डिप्लॉय हो जाएगी। एक होती है सिर्फ न्यू ऐप, ठीक है, यानी कि उसी न्यू डैश ऐप और फिर आगे हाइफन हाइफन नेम, ऐप का नाम। अब ये जो कमांड है ये यूज करती है डिप्लॉयमेंट मेथड, सिर्फ डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िग को यूज नहीं करती। तो फर्क एक ये पड़ेगा आपको, अगर आप 4.10 वर्जन में एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें आपको जो मोस्टली ऐप डिप्लॉयड मिलेंगी वो डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िग के थ्रू, कॉन्फ़िग वाली वाले मेथड के थ्रू मिलेंगी, जो कि एक्सपायर हो गया है 4.14 में। 4.14 में एक लिमिटेशन है कि आपकी डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िग नहीं चलेगी। ये जो है ये मेथड काम नहीं करेगा, जिसे हम डीसी भी, ठीक है। 4.14 वर्जन जो ओपन शिफ्ट का है उसके ऑनवर्ड ये नहीं चलता। अगर आप 4.12 इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ये चलता है, ठीक है, और 10 में भी चलता है। तो जब आपने 4.10 का एग्जाम देना होगा तो आप लेटेस्ट वर्जन में प्रैक्टिस कर लें। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे आप ये कर सकते हैं ओसी न्यू ऐप, ठीक है। अब एग्जाम के अंदर ऑलरेडी ऐप्स आपको डिप्लॉयड मिलेंगे, आपने एक भी ऐप डिप्लॉय नहीं करनी, बट आपने याद रखना है कि यार एक डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िग का भी एक मेथड होता है। तो आप जब आपने कोई लेट से ओसी गेट डिप्लॉय, आप किसी प्रोजेक्ट में गए तो ओसी गेट डिप्लॉय करेंगे अगर आप, तो आपको जो ऐप डिप्लॉय हुई है थ्रू डिप्लॉयमेंट मेथड वो नजर आ जाएंगी। और अगर आप करेंगे ओसी गेट डीसी या डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िग, तो फिर आपको जो डीसी के थ्रू बनी हुई है वो नजर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा चेंज है, और ये भी आप ट्रेनिंग में पढ़ लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन कोई डिप्लॉय करनी ही नहीं है। बस आपने तो ओसी गेट डिप्लॉय, ओसी गेट डीसी, अगर आपको डीसी के थ्रू रिजल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब है डिप्लॉय कॉन्फ़िग के थ्रू ये ऐप डिप्लॉय की गई थी, जब वो टेस्ट मशीन बन रही थी जहाँ पे आपका एग्जाम होना है। और अगर आपको ओसी गेट डिप्लॉय से रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये न्यू ऐप के थ्रू बनी हुई है, ठीक है। ये दोनों में एक छोटा सा फर्क है, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर आप डीसी के मेथड को अप्रोच करना चाहते हैं तो फिर आप 4.12 इंस्टॉल कर लें, जो कि मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड भी कर दी कमांड, और आपको दिखा भी दिया कि कौन से वर्जन को डाउनलोड करेगी। और अगर आप लेटेस्ट वर्जन पे जाना चाहते हैं तो आप उस पर भी जा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट यू, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं। तो ये कमांड आ गई है, इसी कमांड को आप कहाँ कॉपी कर लें। अच्छा, मैं कहता हूँ चलो यार हमने इसके थ्रू नहीं जाना, सी डी डॉट डबल डॉट बाहर करके आ गया मैं, और एक स्टेप और बैक चला जाता हूँ यहाँ पे, और आर एम हाइफन एफ स्टार, तो मैं यहाँ से जो कुछ भी पढ़ा है आर एफ कर देता हूँ, एफ आर, तो इस जगह से जो कुछ भी था वो डिलीट हो गया, ठीक है जी। मुझे ये डाउनलोड नहीं करना था, मैंने बस आपको मेथड बताया है किस तरीके से आप ओल्डर वर्जन पे भी जा सकते हो। जिस वर्जन का आप ख्वाहिश करते हो कि मुझे इसी वर्जन को इंस्टॉल करना है तो वो भी कर सकते हो, ये भी कोई आपके लिए आज के बाद आपको प्रॉब्लम, ठीक है। हम चले जाते हैं लेटेस्ट वन पे, तो मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ पंशिफ्ट लोकल। ये मुझे लेटेस्ट सीआरसी की कमांड को डाउनलोड कर देगा उसी जगह से जहाँ से पहले कमांड डाउनलोड हुई। ये छोटी सी, ये 30-35 MB की, 33 पॉइंट समथिंग MB बता रहा, तो ये हमें इतनी डाउनलोड, इसको मैंने डाउनलोड किया। और मैं डाउनलोड्स ऑलरेडी, चूंकि मैंने यहाँ पे खोला हुआ है ये डायरेक्टरी डाउनलोड्स वाली, सॉरी, एट ये वाली लोकेशन यहाँ पे एल कर लेते हैं, तो मेरे पास आ गई। तो हम यहाँ से करते हैं टार हाइफन एक्स से एक्सट्रैक्ट, और एफ से फाइल, और आर से FERCRC, वी से वर्बोज, XVF और फाइल। और कौन सी, किसको कर दो एक्सट्रैक्ट, इसको कर दो जी, जो हमारे पास ये हमने जिप फाइल डाउनलोड। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे ना, तो CDCRC करके देखें, तो यहाँ पे भी आपको कमांड वही मिली है, लेकिन इस दफा कौन सी कमांड मिली है, डॉट स्लैश, का मतलब होता है कि मैं इसी को यहीं पे रन करना चाहता हूँ, और वर्जन से मुझे पता चल जाएगा इसका वर्जन कौन सा है।
तो अभी आप देखेंगे कि ये मुझे लेटेस्ट वर्जन दिखा देगा, जो उसने बताया था कि भाई मेरे पास लेटेस्ट वर्जन ये वाला भी अवेलेबल है। ये कौन सा वर्जन डाउनलोड करके देगा? 4.17 ओपन शिफ्ट का जो वर्जन है। ठीक है, ये ओपन शिफ्ट का वर्जन होगा, ये माइक्रोशिफ्ट का ओपन वर्जन होगा। अब ये दोनों में क्या फर्क है, ये बात की बातें हैं। सिर्फ फर्क मैंने ये बताना था कि जो सीआरसी की कमांड है ना, वो डिसाइड करेगी कि कौन सा वर्जन डाउनलोड। तो सीआरसी की पुरानी कमांड डाउनलोड करनी है, लेटेस्ट कमांड डाउनलोड करनी है, तो रेड हैट की साइट पर जाएंगे तो आपको लेटेस्ट कमांड मिलेगी। और अगर पुरानी करनी है तो वो जो गिटहब लिंक मैंने आपको बताया है, वहां से आप कर सकते हो डाउनलोड। ठीक है, तो यही तरीका है। अब प्रॉब्लम ये है कि यार ये तो मैंने डॉट स्लैश करके चलाया, तो मेरे लिए तो हटा प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इस डाउनलोड वाली लोकेशन में आऊँ और फिर यहाँ से करता फिरूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी और सीआरसी, इस कमांड को कॉपी किया, कहाँ यूएसआर बिन में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसे कॉपी करूंगा, लेकिन चूंकि बिन में मैं एडमिन यूजर के तौर पे नहीं जाऊंगा तो कॉपी नहीं होगा, तो एरर दे देगा। दे दिया उसने परमिशन का एरर। तो मैं यही कमांड चलाने से पहले सूडो लगा लेता हूँ। ठीक है जी, ये पासवर्ड पूछेगा और मैं पासवर्ड दूंगा तो ये फाइल मेरी कॉपी हो जाएगी। अब मैं किसी भी जगह पे आके, इवन कि मैं यहाँ पे भी सीआरसी वर्जन लिखूंगा, तो ये मुझे बताएगा कि यार ये कौन सा वर्जन सीआरसी का तुम्हारे पास पड़ा हो, क्योंकि मैंने बिन के अंदर कॉपी कर दिया। और बिन थ्रू दी वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल, जो बैश प्रोफाइल की फाइल होती है आपकी, हिडन फाइल, उसकी में कहीं ये लिख दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये होगी हमारी सीआरसी की कमांड। अब हमें एक और कमांड चाहिए, जो किसकी कमांड होगी? ओसी की। ओसी कमांड अभी तक इसमें नहीं, कहीं पे नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो ओसी की कमांड को क्या हम डाउनलोड नहीं कर सकते? तो बिल्कुल हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नीचे जाके डाउनलोड्स में आ जाए ना, तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं ये देखें, ओपन शिफ्ट कमांड लाइन इंटरफेस ओसी। तो किसके लिए डाउनलोड करेंगे? विंडोज के लिए आपने डाउनलोड करनी है, या मैक ओएस के लिए डाउनलोड करनी है, लिनक्स के लिए करनी है? तो मैं कहता हूँ यार लिनक्स के लिए करनी है डाउनलोड। ठीक है, इस कमांड को करो डाउनलोड। ये कुछ 65 MB की फाइल है, हम इसे फिलहाल डाउनलोड नहीं करते, इसे कैंसिल कर देते हैं। ये फाइल ऑटोमेटिकली जब मैं सीआरसी सेटअप की कमांड चलाऊंगा तो वो मुझे डाउनलोड करके देगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, वरना यहाँ से भी कर सकते हो, इसमें कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से ओसीएम की भी एक कमांड है, ओपन शिफ्ट क्लस्टर मैनेजर की भी कमांड है। इसी तरीके से एडब्ल्यूएस के ऊपर आपने कोई रोसा की सर्विस, जैसे रोसा के थ्रू वहाँ पे एडब्ल्यूएस पे इसका ओपन शिफ्ट का क्लस्टर बन जाता है, उसकी कमांड है। इसी तरीके से ये भी एक कमांड है, ओपन शिफ्ट सर्वरलेस के एन, ये भी कमांड इंटरफेस है। इसी तरीके से पाइपलाइन की भी कमांड है। इसी तरीके से गिट ऑप्स की भी कमांड है। ये बहुत सारे टूल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, यू कैन डाउनलोड अकॉर्डिंग टू योर नीड। हम वापस आ जाते हैं अपने क्लस्टर में, क्लस्टर लिस्ट पे जहाँ पे हम अवेलेबल थे, सॉरी, क्रिएट क्लस्टर लिस्ट। और यहाँ से लोकल पे आए, यहाँ पे इसने दो चीज़ें हमें बताई थी कि लिनक्स का तो ओपन शिफ्ट आपने लोकल डाउनलोड कर लिया, और यहाँ पे जो फुल सीक्रेट की मैंने बात की थी, इसे भी डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो इस सीक्रेट को भी पुल कर लिया हमने और डाउनलोड कर लिया। हम एक काम करते हैं, सिर्फ अपनी इजी एक्सेस के लिए, तो उस फाइल को तो हमने वहां पे डाउनलोड कर लिया है। तो हम क्या करते हैं, ये जो पुल है ना, पुल सीक्रेट है। अब सीआरसी का जो फाइल, जो कमांड है, वो हमने ऑलरेडी बिल में कॉपी कर दी, हमें यहाँ से नीड नहीं, चाहे हम यहाँ से डिलीट भी कर दें इसे। और दूसरा ये है कि जब भी मैं इस सिस्टम को स्टार्ट करूंगा और फर्स्ट टाइम लॉगिन करूंगा, तो मैं यूजर की होम डायरेक्टरी में हूँ, ना कि मैं डाउनलोड वाली डायरेक्टरी में हूँ। तो जब भी मुझे सीआरसी स्टार्ट करना है, तो मुझे फिर होम डायरेक्टरी बतानी पड़ेगी, वहां पे सब नहीं चलती, और ये डाउनलोड्स का पाथ बताना पड़ेगा। तो मैं कर लेता हूँ सीक्रेट को कॉपी, कहाँ पे, /home/hsn, और यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ होम की डायरेक्टरी में। ठीक है, तो अब मैं डाउनलोड से बाहर निकल जाता हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं, फुल सीक्रेट मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। दूसरा तरीका ये था कि मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता, मिसाल के तौर पर यहाँ से कॉपी किया ऐसे, और लेट से मैं यहीं पे जाके एक कोई जैसे खोल लेता हूँ, जैसे इस टर्मिनल में खोल लेता हूँ, जैसे जी एडिट खोल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा तो बहुत लंबी चौड़ी मुझे की दे देगा, ऑथेंटिकेशन की। ये क्या करेगी, मेरे यूजर को वैलिडेट करेगी जिससे मैंने इसको डाउनलोड किया है, जिसके पास सब्सक्रिप्शन के राइट्स है। ठीक है, तो दैट्स फाइन, अभी तक हमारे पास केएमयू डाउनलोड नहीं हुआ। ठीक है, ये पैकेज मेरे पास अभी तक डाउनलोड नहीं, केवीएम का।
तो बस यहाँ तक तो मेरे ख्याल में ये जो सारी चीजें हैं मैंने आपको बता दी हैं कि कंसोल का क्या काम है, गिटहब पे जो सीआरसी के पुराने वर्जन पड़े हैं, इनका क्या काम है। और ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बयान कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब हमें क्या करना है बस अपने, अच्छा एक और काम कर सकते हैं हम, कि मैं बजाय के वीएम को खोलूं फिर वीएम के अंदर जाऊं तो मेरे लिए परेशानी नहीं रहेगी। एक और काम भी है, sudo -i। वो एक काम ये है कि रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के जितने भी बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके स्ट्रक्चर को जो फॉलो कर रहे हैं, इस आरएचएल के डिस्ट्रीब्यूशन को, उनमें सब में एक सर्विस है जिसका नाम है कॉकपिट। कॉकपिट की एक सर्विस है, तो हम उस सर्विस को इनेबल करते हैं, सिस्टम सीटीएल इनेबल हाइफन हाइफन नाउ, यानी स्टार्ट भी कर दो। और कॉकपिट सिस्टम, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, सिस्टम सीटीएल और कॉकपिट डॉट सॉकेट। ये जैसे ही सर्विस चलेगी बाय डिफॉल्ट आपकी फायरवॉल में अलाउड होती है, जो सिस्टम की होती है। ये क्या करेगी, जैसे आप नेट स्टेट हाइफन ANTULP कर ले, तो यहाँ पे एक आपको पोर्ट नजर आ रही होगी, सर्विस चल रही होगी पोर्ट 990 पे। तो कहाँ पे है जी पोर्ट 990, 9090 में बी समवेयर, आई हैव टू समवेयर, ये रही। ये 9090 एक पोर्ट जो है अवेलेबल है। इस पोर्ट के थ्रू मैं कहाँ पे जाऊंगा, मैं इस सिस्टम को ग्राफिकली एक्सेस कर लूंगा एक वेब इंटरफेस के थ्रू। तो मेरे पास मिसाल के तौर पे यहीं पे मैं इस सिस्टम पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस सिस्टम का आईपी देख लेता हूँ। तो आईपी इसी कंप्यूटर में आईपी एड्रेस शो, तो इसका आईपी आया 192.168.31.166। इस आईपी को कॉपी करता हूँ मैं, अपने ब्राउजर में चला गया और यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट और कॉलन दे के 9090 दे, बस ये आईपी आपने याद रखना है। तो जैसे ही आप ये काम करेंगे ये आपसे कहेगा कि ये तो सिक्योर कनेक्शन है, तो सर्टिफिकेट नहीं मिला मुझे इसका। तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, आप प्रोसीड करो फिर भी। और यहाँ पे आप दे देंगे अपना यूज़र जो कि HSN है, ठीक है, और पासवर्ड इसका है जो मैंने रखा था वो। और अब फाइनली कहाँ पे आप आ गए, आप उसी सिस्टम को जो कि आपने ये KVM ये वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की थी, उसको GUI इंटरफेस में आपने अपने ब्राउजर पे इंस्टॉल कर लिया। अब ये बस मिनिमाइज रखे चलती रहे, आपको कोई मसला नहीं होगा। इसको मैं एक काम करता हूँ, इस ब्राउजर में एक्सेस कर लेता हूँ यहाँ पे। तो वो कहता है हेल्प मी टू अंडरस्टैंड, मैं कहता हूँ प्रोसीड करो। और यहाँ पे मैंने इसे एक्सेस कर लिया। अब एक ये ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या मैं लिमिटेड एक्सेस में रहूँ, क्योंकि ये जो HSN का यूजर तो लिमिटेड है। तो मैं कहता हूँ नहीं, आप तुम एडमिनिस्ट्रेटर में चले जाओ, मैं तुम्हें सूडो का पासवर्ड बता देता हूँ, तो जब भी तुम खुला करो तो एडमिनिस्ट्रेटर मोड में खुलो। जहाँ से इसकी बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, एक जगह पे आ रही हैं अपडेट्स। तो अच्छा ये है कि आप इन अपडेट्स को इंस्टॉल कर लो पहले, उसको इंस्टॉल करने से पहले। तो बहुत अच्छी बात है, मैं इन अपडेट्स को इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएंगी। या मैं दूसरा तरीका क्या करता कि VM के अंदर जाता और यहाँ से यम अपडेट की कमांड चलाता, ठीक है, तो ये सारे सिस्टम को अपडेट करता। ओके, तो मैं वहां पे ना जाके मैंने क्या किया, इसी सिस्टम को ग्राफिकली एक्सेस कर लिया अपने बेस OS के वेब ब्राउजर में। तो बस उसी के थ्रू मैं काम करता रहा करूंगा। तो बस ये एक्सेसिबल है, और अब इस पे अपडेट्स इंस्टॉल हो रही हैं, थोड़ी देर में अपडेट्स इंस्टॉल हो जाएंगी। जैसे इंस्टॉल होती हैं तो मैं फिर दोबारा आपसे बात करता हूँ, ठीक है। तो बल्कि एक दफ़ा हम क्या करेंगे, जैसे अपडेट्स इंस्टॉल हो जाएंगे तो हम सिस्टम को एक दफ़ा रीबूट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे ही जो है ना ये सर्विसेज अपडेट होंगी ना, सिस्टम अपडेट होगा, तो ये एक दफ़ा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कॉकपिट की सर्विस को रीस्टार्ट करता है खुद से। हम इसको दोबारा कर लेते हैं ज्वाइन HSN और पासवर्ड जो मैंने इसका रखा था सिस्टम का। ओके, देखेंगे तो ये कह रहा है कि सारा कुछ, वो कहता है कि क्या मैं अपडेट्स को ऑटोमेटिक इनेबल कर दूं।
लेकिन वो ये कह रहा है कि यार 4 पैकेजेस नीड अ सिस्टम रिबूट। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये जीयूआई इसके वेब इंटरफेस से हम इसको रिबूट भी करते हैं, वरना मशीन के अंदर जाके हमें रिबूट करना पड़ता है। ठीक है। तो अभी ये सब कुछ होने के बावजूद, क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर कुछ टर्मिनल पे कुछ एक्टिविटी चला रखी थी, जैसे मैंने कहा कि ये जो केवीएम का पैकेज है इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। अ, इसको हमने देखना है कि ये है या नहीं है। ठीक है। इसको फिलहाल यहाँ पे रख लेते हैं हम, और इस सिस्टम को कर देते हैं रिबूट। तो रिबूट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से कर दो, और चाहे अंदर से वैसे ही रिबूट जा, अच्छा इसका कमांड लाइन इंटरफेस चाहिए तो ये यहाँ से ये भी आ जाता है। ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, इस तरीके से बड़ा कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे इसके अपीयरेंस ब्लैक करनी है, वाइट करनी है, जैसे दिल करे वैसे कर सकते हो। ठीक है। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो सारा। इट्स अगेन अप टू यू। तो मुझे सॉफ्टवेयर अपडेट्स में गया और मैं यहाँ से रिबूट कर देता हूँ। अभी वो कहता है कि मैसेज लिख दो कि मैं क्यों किया, तो हमने कहा सिस्टम अपडेट। वैसे तो ये करने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ एक किस्म की ये भी एक लर्निंग ही है। तो मैं कह रहा हूँ कि डिले ना करे, फौरन कर दे, वरना जब भी आप इस तरह का रिबूट करते हैं तो एक डिले लेता है वो हमेशा। तो बस हमने ये रिबूट कर दिया, ये देखें यहाँ से ये मशीन रिबूट होना शुरू होगी। ये थोड़ी देर में अप आ जाएगा, और जैसे ही अप आ जाएगा तब हम अपने नेक्स्ट काम करना है। तो अभी तक हमने क्या किया है, रॉकी लिनक्स को डाउनलोड किया, डाउनलोड करके कॉकपिट की सर्विस चलाने की, फिर उसमें ओपन शिफ्ट की सीआरसी की कमांड को डाउनलोड किया, डाउनलोड करके उसको उसकी बाइनरी को हमने कॉपी कर दिया स्लैश बिन में, और फिर उसका वर्जन चेक किया। फिर हमने ये देखा कि हम और भी कौन सी क्लाइंट्स डाउनलोड कर सकते हैं गिटहब से। ये सारा कुछ हमने देखा है, डाउनलोड करके देखा, वर्जन भी मैंने आपको शो करवाया। बट हम इंस्टॉल जो है ना वो लेटेस्ट ही कर रहे हैं। ठीक है। और अब मैं अगेन इस ब्राउज़र पे आ जाता हूँ, सारा काम यहीं से कर लेते हैं। इसको मैं करता हूँ रिकनेक्ट, और यहाँ पे मैं यूज़र दे दूंगा, और यहाँ पे पासवर्ड, और मैं लॉगिन करके आ गया। अब देखें ये सारा कुछ आ रहा है। यहाँ पे ओवरव्यू पे अगर आप जाएं तो आपको यहाँ पे ना डिस्क की इंफॉर्मेशन भी दे देगा, मिसाल के तौर पे हार्डवेयर डिटेल मजीद आपको चाहिए। चलो हम यहाँ पे स्टोरेज पे चले जाते हैं मिसाल के तौर पे ऐसे, या हम एक लॉग्स नहीं ओवरव्यू पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमें कहीं जो है ना इसका ये यूसेज हिस्ट्री भी दिखा देता है या मैट्रिक्स दिखा देता है, जिसमें डिस्क भी बता रहा है। इस टाइम हमारे पास होम में 85 GB फ्री पड़ी है, तो यूज़ कितनी है, सिर्फ थोड़ी सी यूज़ है। ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये होम के सारा कुछ बता देगा कि टोटल आपके पास स्पेस है कितनी, होम कितनी यूज़ हो गई, कितनी यूज़ नहीं हुई, ये सारा कुछ डिटेल आपको बता रहा है। हम बैक चले जाते हैं। अब हमें यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि यार हमारे पास होम में कितनी जगह ऑक्युपाई हो। ठीक है। तो अब हम आ गए टर्मिनल में, और टर्मिनल में जाके हम होम में pwd करें तो देखें होम में एचएसएन पढ़ें, ls-lah करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी पुल डॉट सीक्रेट को मैंने डाउनलोड किया हुआ था, तो और सीआरसी कमांड मेरे बिन में ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, सीआरसी सेटअप, और ये कमांड आपने स्टैंडर्ड यूजर चलानी है, सूडो करके नहीं चलानी है। ये ओपन शिफ्ट की रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है अभी इस बहस में नहीं पड़ते। जैसे ही मैं इसे एंटर करूंगा तो ये देखना क्या करता है, वो कहता है कि यार सबसे पहले उसने मैसेज दिया है कि मैं क्या डाटा कलेक्ट करके रेड हैट के पोर्टल पे अपलोड किया करूं, कि इसके पास इसकी परफॉर्मेंस कैसे रही, इसके स्टैट क्या रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है कर दिया करो, कोई बात नहीं, मैं यस कर दिया। नो कर दें तभी कोई बात नहीं, मैंने यस कर दिया। अब ये देखें क्या करेगा, सबसे पहले ये मल्टीपल काम करेगा। अब एक काम इसने किया कि चेकिंग इफ रनिंग एज नॉन यूज, कहता है कि रूट से नहीं चलाना, नॉन रूट यूजर चलाना है, जो कि हम ऑलरेडी एचएसएन यूजर से लॉग इन है। फिर वो कहता है कि यार सीआरसी डैश एडमिन हेल्पर की एग्जीक्यूटेबल चेक किया, फिर वो कहता है कि मैंने परमिशन चेंज की है कि होम में जाके एचएसएन में डॉट सीआरसी के नाम से एक फोल्डर बने इसने बनाया होगा। ठीक है। और उसमें एक फाइल डाउनलोड होगी, अभी देख लेते हैं क्या वहां पे एक फोल्डर आया है इस तरह का कोई, इस जगह पे। सॉरी, होम में माउस यहाँ पर नजर नहीं आ रहा सर मुझे। इसके ड्राइवर्स अभी इंस्टॉल नहीं हुए, जैसे होते हैं तो फिर हो जाएंगे, जो वर्चुअल ड्राइवर होते हैं वर्चुअल मशीन के। अच्छा यहाँ पे देखें, pwd करें, ls-lah करें,
तो देखें डॉट सीआरसी के नाम से एक हिडन डायरेक्टरी बन गई है। cd डॉट सीआरसी करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ पड़ा है तो अभी तक यहाँ पे उसने क्या किया, एक बिन की डायरेक्टरी भी बनी है और एक कैशे की बनी है। ठीक है। जैसे ही हमने सीआरसी सेटअप की कमांड चलाई तो उसने ये चीजें क्रिएट कर दी हैं। और सीडी करके कैशे देखते हैं इसमें कुछ है। तो यहाँ पे देखें अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा। ठीक है। अब हम इस कैशे इसकी कमांड, सॉरी यहाँ पे इसमें हम लॉगिन थे, यहाँ पे मैं यूजर दे देता हूँ, यूजर का पासवर्ड। तब देखें चेक की इफ पॉड वन बाइनरी एग्जिस्ट इन स्लैश होम एचएसएन, ये क्या करेगा, अपना ही एक एनवायरनमेंट बना लेगा। इंस्टॉलिंग libvirt सर्विस एंड डिपेंडेंसीज, इंस्टॉलिंग वर्चुअलाइजेशन पैकेजेस। अब ये क्या करेगा, पूरा इन्वायरमेंट सेट करेगा सबसे पहले किसी वर्चुअल मशीन को बनाने के लिए। ठीक है। कि जो टूल्स, जो वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर जो मैंने कल आपको बताया भी था, सारा कुछ डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। ठीक है। हमने एक कमांड कॉपी की हुई थी यहाँ पे, ये वाली। इसे हम चला के देखते हैं अपनी मशीन के अंदर जाके। यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं जिसमें हम sudo -i, और हम रूट से भी लॉगिन करके देख लेते हैं कि क्या ये पैकेज आया है। तो अभी तक तो ये पैकेज नहीं आया, हमने इसको देखते रहना है। हो सकता है इसकी जरूरत ही ना पड़े केमी, लेकिन ये इंस्टॉल होना चाहिए। ये इंस्टॉल होगा तो ही वर्चुअल मशीन इसके अंदर बनेगी, वरना बन नहीं सकेगी। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यही काम तो कर रहा है, इंस्टॉलिंग वर्चुअलाइजेशन पैकेजेस। तो देखते हैं कितनी देर में ये, जैसे लिबवर्ड की इसने सर्विस की है, पहले उसको लिबवर्ड को चेक किया इंस्टॉल है कि नहीं, देखें कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे काम कर रहा है, तो इतनी देर में हम जाके देख लेते हैं। अभी इसका नेटवर्क भी क्रिएट करेगा, बहुत सारे काम किए हैं। देखें अभी क्या कर रहा है, डाउनलोड बंडल। होम के अंदर जाके एक फाइल डाउनलोड कर रहा है जो कि 5.37 GB की है। ये फाइल डाउनलोड होगी, डाउनलोड, ये कंप्रेस्ड फाइल है बेसिकली। तो पहले ही इसका डाउनलोडिंग चलेगी, डिपेंड करेगा कि आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है। कितनी अच्छा, कभी कभी यार क्या होता है, हो सकता है गलती से आप यहाँ से रिफ्रेश कर दें। कुछ भी नहीं करना, सीआरसी स्टार्ट की कमांड दोबारा चलानी है। वो यहीं पे लाके दोबारा इसी प्रोसेस को यहाँ से एग्जीक्यूट करके दिखा रहा होगा आपको, उससे परेशान नहीं होना। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये कमांड आ गई है, ये पैकेज आया है। तो अभी तक तो ये पैकेज नहीं आया, इसका मतलब है इस पैकेज की जरूरत थी ही नहीं। लेकिन केवीएम के जो बेसिक, जैसे विर्ट का एक पैकेज है, हम एक काम करते हैं, VIRT विर्ट, या हम करते हैं यम सर्च VIRT वेट। तो जैसे यहाँ बहुत सारे ये आ रहे हैं टूल, अभी देखना पड़ेगा कि इसमें वर्चुअलाइजेशन का कौन सा, लिबवर्ट के कुछ टूल बता रहा है, स्टोरेज ड्राइवर फॉर प्लानिंग डिस्क, और यहाँ पे वर्चुअल मशीन डिटेक्ट इफ यू आर, ये एक पैकेज है। उसके बाद विट, ये भी नहीं होगा। पैरा वर्चुअल ड्राइवर फॉर विंडोज, और केम, ये कुछ पैकेज उसने बताए हैं कि ये बिट डॉट इंस्टॉल वर्चुअल मशीन, यूटिलिटीज फॉर इंस्टॉलिंग वर्चुअल मशीन। ठीक है। और एक ये है टॉप डिस्प्ले वर्चुअल मशीन स्टैट, कन्वर्ट वर्चुअल मशीन टू रन ऑन केवीएम। ठीक है। उसके बाद है जी वर्चुअल मशीन वीवर, ये नहीं चाहिए हमें। एक है, ये कोई पैकेज, हम देखते हैं क्या ये इंस्टॉल हुआ सिस्टम में। ये भी नहीं हुआ, तो उसने कोई आरपीएम के जो बेसिक, जो वर्चुअल मशीन को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर है ना, वो इंस्टॉल कर लिए हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो RPM -QA, इस पैकेज को देखते हैं क्या इंस्टॉल हुआ। तो ये भी नहीं हुआ। चलो खैर, देखते हैं
क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बहरहाल इस मशीन के अंदर ये जो डाउनलोडिंग हो रही है ना अभी, हम यहाँ से डाउनलोडिंग कर रहे हैं इसकी, ये अभी एक वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करके चलाएगा, तो तब हम उस पैकेजेस को देखेंगे कि क्या होता है। तब तक ये डाउनलोडिंग करता है, मैं जो है ना इसको पास कर लेता हूँ। ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट स्पीड कितनी है। जैसे इस टाइम बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से तेज चलना चाहिए। और अभी देखते हैं, ठीक है। तो तब तक के मैं पास पास करता हूँ, और फिर बाद में इसको ऑन करके देखते हैं। तो अभी आप ये देखें कि इसने सबसे पहले क्या किया, इसे डाउनलोड किया, और अब वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो जो इसने ये CRC लिबर्ट अंडरस्कोर 4.17.0_AMD4, जिसने एक कंप्रेस्ड फॉर्म में इमेज डाउनलोड किया था। अब 19 पॉइंट समथिंग जीबी, 19.4 GB जो है, ये तकरीबन आप कह लो कि 19.5 GB या 20 GB के करीब इसको एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और फिर यही जब ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे चलेगा, तो इसने काफ़ी टाइम लेना। ठीक है, और आप ये देख लो कि जो उसकी एक्सटेंशन होती है QCOW2, ये उसकी KVM में जब भी, यानी कि आप KVM के थ्रू कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करो, उसकी जो डिस्क इमेज फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट ये होती है। ठीक है जी। तो बस अब ये यहाँ तक काम हो गया, तो अब ये बार बार डाउनलोड नहीं करेगा। वंस इसने डाउनलोड कर लिया, अब जब भी आप CRC सेटअप की कमांड चलाओगे, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, देखेगा कि क्या ये बंडल डाउनलोडेड है, ये भी इसे डाउनलोडेड मिलेगा। और फिर वो देखेगा कि क्या एक्सट्रैक्टेड है, तो वो एक्सट्रैक्टेड भी उसे मिलेगा। तो सेटअप की कमांड क्या करेगी, इसको हर दफ़ा इग्नोर कर दिया करेगी। तो फिर क्या करेगी, जब दोबारा सेटअप की कमांड चलाएंगे तो इन सब चीज़ों को चेक करेगा। इनमें से कुछ चीज़ों को सर्विस है, जैसे जैसे जो आपने उधर वर्किंग की है उसको सबको उड़ा देगा। ठीक है, तो ये काम क्या करना है, CRC सेटअप की कमांड ने दोबारा से करना है। और जब CRC स्टार्ट की कमांड चलाएंगे, तो ये रेड हैट से अगेन, रेड हैट के क्लाउड से कम्युनिकेट करके वो सारी चीज़ें वहां से उड़ा देगा। ठीक है, आपके जो CRC का क्लस्टर है उससे। और आपको फ्रेश VM दोबारा मिल जाएगी, जिसमें आप अगेन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इसकी बड़ी खूबसूरती है। और मैं भी अपने ड्यूरिंग द प्रैक्टिस एग्जाम की यही करता था। मैं सारे जितनी भी एक्सरसाइजेस थी एग्जाम के लिए जो मुझे करना थी, उनको मैं परफॉर्म करता था एक दिन। और नेक्स्ट डे आके दोबारा मैं CRC को दोबारा से क्लीन अप करके दोबारा स्टार्ट किया, सेटअप किया, फिर दोबारा स्टार्ट किया, और इस तरीके से मेरा सारा काम चल जाता था, और मैं दोबारा री प्रैक्टिस करना शुरू कर देता था। इन केस आपसे कुछ कोई कन्फिग्रेशन चेंज हो गई या कोई मसला हो गया, तो आपको परेशान होना नहीं है। बस आपने CRC क्लीन अप की कमांड चला दें, तो इस तरीके से आपको जो हर चीज़ है अगेन रिफ्रेश अंदाज में मिल जाएगी। ओके, तो मैं पास कर रहा हूँ, चूँकि काफ़ी देर से मुझे बैठना पड़ा आज इस लैब को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। एक दफ़ा टाइम लगना ही था, बट मैंने आपके लिए इसको शॉर्ट किया। बट मैं खुद काफ़ी देर से बैठा हूँ इसको कंप्लीट करने के लिए। और ये सिर्फ आपके लिए है कि आप इसको सही तरीके से अपने एग्जाम को प्रैक्टिस कर सको, और आप कहीं पे इस वजह से ना रुक जाओ कि आपकी लैब नहीं बनी, आपकी लैब बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम। ओके, फाइनली क्या हुआ कि एक्सट्रैक्ट उसने कर लिया, और खुद से ही उसने CRC, अपने आप में ही CRC स्टार्ट की कमांड भी चला दी। ठीक है, और यहाँ पे बता रहा है कि CRC रिक्वायर्स अ फुल सीक्रेट टू डाउनलोड अ कंटेंट फ्रॉम रेड हैट, यू कैन कॉपी इट फ्रॉम फुल सीक्रेट सेक्शन ऑफ वगैरह वगैरह यहाँ से। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, चूंकि मुझे पता है, तो मैं वर्चुअल मशीन के अंदर जाता हूँ, और इस वर्चुअल मशीन के अंदर जाके वो लिंक मैंने चूंकि ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, इसका, यहाँ से लोकल का जो हमने कॉपी किया था, इसे डाउनलोड भी किया था। तो एक तो तरीका ये है कि उसके अंदर जो डाउनलोड किया है वहाँ से कॉपी कर लूँ, और दूसरा तरीका मेरे पास एक और भी है, अगर इसने पूछ लिया है, तो ये चलो एक किस्म की ट्रबल शूटिंग हो गई है, हमारे सामने आ गई है। अदरवाइज आपको CRC सेटअप की कमांड के बाद CRC जो है चलानी पड़ती है CRC स्टार्ट की। तो मैं फिलहाल इसको कॉपी कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। अदरवाइज आपको इसकी नीड नहीं थी, आपने CRC स्टार्ट की कमांड चलानी थी। इसने एक ही कमांड से सारा कुछ करने की कोशिश की है। फिलहाल मैं इसे अलाउ कर रहा हूँ, यहाँ भी हो गया पेस्ट। तो देखें, क्रिएटिंग CRC VM फॉर वगैरह वगैरह सारा कुछ कर रहा है, और वो जनरेटिंग न्यू पासवर्ड कर रहा थी इसको। अब
इस लेटेस्ट कमांड में जो अभी नया वर्जन की मैंने डाउनलोड की है, इसके अंदर स्टार्ट की भी उसने नहीं मांगा, बस मैंने सीआरसी सेटअप चलाया और सारा कुछ कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको बंद करेंगे और बंद करके इसको दोबारा ऑन करके देखेंगे कि यार सीआरसी स्टार्ट की हमें जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। ठीक है। तो इसे इसको रन होने दें, स्टार्ट होने दें। मीनवाइल हम चेक कर लेते हैं, अभी जब हम वो जो एक पैकेज था जो हम चेक कर रहे थे क्या इसके अंदर अवेलेबल है, अब आया वो पैकेज या नहीं आया है। तो यहाँ से बल्कि एक नया टैब ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन, सूडो हाइफन, ओ सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, मैं गलती लिख रहा हूँ, SU हाइफन लिखना है मैंने। तो यहाँ पे अब चला के ये दिखाते हैं कमांड। तो अभी तक भी ये पैकेज नहीं आया, तो फिर ये किसी और पैकेज, जो पैकेज मुझे भी नहीं पता किसका कौन सा पैकेज है जिसके थ्रू ये सारा बना रहा है। तो हमें अब ऐसे ही लग रहा है, काम यूजर को ऐसे ही लगेगा जैसे जो है सब कुछ ऑलरेडी चल रहा है। अब देखें इसने क्या किया है, CRC इंस्टेंस इज रनिंग विद IP, वो कह रहा है कि एक इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया है और उसका हमेशा IP इसका यही रहेगा। यहाँ लिख दिया है। देखें, वेटिंग 20 यूजर पुल सीक्रेट इज रिटर्न टू द डिस्क, ये फर्स्ट टाइम इसको पुल को कर लेता है, उसके बाद आपको इसके करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आपको करना भी पड़े, ये देखें, अपडेटिंग ऑथोराइज्ड कीज, CRC VM इज रनिंग। तो CRC जो VM रनिंग है तो वो कहाँ है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अपनी सहूलत के लिए, सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, यम इंस्टॉल वेट डैश मैनेजर -y। तो हम ये ना टूल्स इंस्टॉल कर लेते हैं इसके, कुछ वेट मैनेजर के। इसको करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ अपने नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपको अंदर बैकएंड पे हो क्या रहा होता है। तो जब हम CRC स्टार्ट की कमांड चलाते हैं तो होता क्या है कि VM स्टार्ट होती है और उस VM के अंदर से मल्टीपल रोल्स चल पड़ते हैं, सर्विसेज होती हैं जो चलती हैं साथ साथ। और ऑनलाइन जो रेड हैट का पोर्टल है जहाँ पे आपने यूजर आईडी लगाया है, देखें वेट डैश मैनेजर करेंगे ना आप, तो ये क्या कर देगा, इसका जियो इंटरफेस खोल देगा। यहाँ पे देखें कि VM आ गई है, जिसका उस वर्चुअल मशीन का नाम भी उन्होंने CRC ही रखा हुआ है। इसको भी डबल क्लिक करके आप देखें तो देखें यहाँ पे ये स्टार्ट हो रही है। ये बता रहा है कि उसका आईनेट का IP क्या है, ये गेटवे उसने ले लिया है, फिर वो DHCP सोर्स बता रहा है, सारा कुछ ये कर रहा है। अभी वो क्या कर रहा है, अनमेंटेन ड्राइवर इज डिटेक्टेड एंड FT एंड कॉम्पैक्ट वगैरह ये सारा कुछ चलाएगा। और इस दौरान जब ये सारा कुछ हो रहा होता है तो ये क्या करता है, रेड हैट का जो पोर्टल है ना, जो रेड हैट की जो भी रजिस्ट्री है, जो भी उनके सर्वर्स हैं, वहां से कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेट भी कर रहा होता है। तो यहाँ पे अगर आप जाए ना इसके वाईफाई पे, तो देखें ये कुछ डेटा है जो है ना, रिसीव हो रहा है कंट्रोल से, हालांकि मैं तो इंटरनेट यूज ही नहीं कर रहा, और ये कुछ सेंड भी हो रहा है। तो इन दैट केस इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। अगर आप देखें कि अब मेरे मेमोरी 60% यूज हो रही है, इसका मतलब है कि अगर मेरे पास रैम है 64 GB, तो उसमें से तकरीबन 60% रैम जो है ना यूज हो रही है इस टाइम। तो CR अगर आपके पास लेट से रैम में लैपटॉप में होती ही 32 GB, फिर क्या बनता है, इसी तरह से देखें ये इसने CPU पे कितना लोड डाला है कि 71% पे CPU चला गया है। हालांकि ये CPU इतना पावरफुल है मेरे वाला इस लैपटॉप का कि मैंने इस पे 12 to 13 वर्चुअल मशीन्स वन टाइम में चलाई हैं, तब भी ये 50% रहता था CPU। तो CRC ने इतना लोड डाला है, तो सोचो कि इसने इसे कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ बंद, ऐसे बंद ही रहे इसे भी। ये जैसे मैंने आपको बताया कि बैकएंड पे कोई एक चल रही, देखें, वेटिंग टू द यूजर फुल सीक्रेट इज रिटर्न, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। एक से जब भी आप नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे मैंने ये भी किया हुआ था कि हम अपने किसी प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर ना वर्चुअल मशीन से इंस्टॉल करके रख देते हैं और वहां से एक्सेस करके इसे बंद नहीं करते। लोकल लैपटॉप में फिर आपको डेली इसे शट डाउन करना है, CRC स्टॉप, CRC अगेन स्टार्ट करना है। सम टाइम इट विल टेक टाइम, बट इन योर केस, जैसे मैं तो क्या करता था कि डेली मेरे पास एक लैपटॉप था अलग से जिस पे मैंने
उसी लैपटॉप पे सीधा मैंने रॉकी लिनक्स इंस्टॉल की, फिर उसी में इसका इसको डाउनलोड कर लिया था। तो अभी मेरे पास ये लैपटॉप है, तो ये लैब बनाने के लिए मैंने वर्चुअल मशीन के अंदर इसको इंस्टॉल कर दिया है। विंडोज़ के अंदर भी हो जाता है, लेकिन विंडोज़ के अंदर ना फिर आपको जो प्रॉपर शेल नहीं मिलता, तो फिर आपको मज़ा नहीं आता कि कमांड लिनक्स की बहुत सारी आपने, जैसे भी मैंने सीपी की कमांड चली उसमें चलनी नहीं। इस तरह की बेसिक चीज़ें जो है ना वो आपको विंडोज़ में फेस करनी पड़ सकती हैं, वरना चलता सारा कुछ विंडोज़ में भी है। ठीक है। बट आपका एग्जाम निकल जाएगा, आपकी इतनी स्पीड स्लो नहीं होगी, आपका सारी जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी इस पे। जैसे वो कहता है कि क्यूब एपीआई सर्वर अवेलेबिलिटी टेक्स 2 मिनट, और ये सारी चीज़ें अभी कर रहा है। तो थोड़ा सा जब तक ये आता है तो मैं इसको होल्ड पास कर लेता हूँ। ओके, फाइनली हमारे पास जो है हमारा सीआरसी सेटअप हो गया कंप्लीट और स्टार्ट हो गया। अभी करंटली क्या है कि मैंने आपको दो कमांडें बताई थी। पहले आप चलाएंगे सीआरसी सेटअप, और फिर आप चलाएंगे सीआरसी स्टार्ट -p, और फुल का पाथ बता देंगे जो आपका सीक्रेट है, क्योंकि फुल सीक्रेट के नाम से उसका। अभी मैं देखता हूँ कि वर्चुअल मशीन के अंदर क्या हालात हैं। तो विट मैनेजर को दोबारा चलाते हैं, और इसके कंसोल को अगर एक्सेस करके देखें ना, ये सीआरसी वाले को, तो ये कहीं पे यहाँ पे रुका हुआ है बैकएंड पे। इसकी वर्किंग इस तरीके से चल रही थी। खैर ये रुका रहे, कोई बात नहीं है, हम इसे रुका रहने देते हैं। और बस मैं ये दिखाना चाहता था कि ये यहाँ पे ऐसे चलता रहेगा। अब आते हैं वापस यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी आप ओसी की कमांड चलाएंगे ना, देखें ओसी टैब करेंगे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उसी लॉगिन मिसाल के तौर पे आप लॉगिन कर रहे हैं तो ये कमांड चलेगी ही नहीं। इस पर टैब टैब भी नहीं आ रहा। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि यार ओसी की कमांड है कहाँ। तो उसने कहा है कि यार यूज द ओसी कमांड लाइन इंटरफेस, आप ये टाइप करो। ठीक है, चाहिए मैंने इसका ना इंटरफेस थोड़ा सा वो कर लिया है, अपीयरेंस वाइट, हालांकि ये ब्लैक होता है। तो कहता है कि ये कमांड टाइप करो आप अपने टर्मिनल पे, तो फिर आपका जो ये है ओसी की कमांड चलना शुरू हो जाएगी। तो मैंने टाइप किया, और अब मैं करता हूँ ओसी लॉगिन -u। अच्छा, आगे उसने ना यहाँ पाथ भी दिया हुआ है कि अगर आपने लॉगिन करना है एपीआई में, तो आपके पास एक डेवलपर का यूजर उसने पूरे पाथ के साथ बताया हुआ है, और ऊपर उसने बताया हुआ है कि क्यूब एडमिन का पासवर्ड क्या है। ठीक है। और ऊपर यहाँ पे उसने जीयूआई इंटरफेस बताया, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जीयूआई इंटरफेस एक्सेस करते हैं। देखते क्या यहाँ पे एक्सेस होता है। अच्छा, यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि हमने इसकी नेम रेजोल्यूशन नहीं की। ठीक है। तो नेम रेजोल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस सिस्टम के विंडोज में ईटीसी में जाके एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इसके यहाँ फायरफॉक्स के ब्राउजर में आ जाते हैं, यहाँ पे वो एंट्री कर देते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और एक्सेप्ट करके अब मुझे यहाँ पे यूज़र बताना है। सॉरी, अगेन एक्सेप्ट। यहाँ पे डेवलपर का यूज़र बता दो, या यहाँ पे क्यूब एडमिन बता दो, जैसे मैंने क्यूब एडमिन बताना है। और पासवर्ड मैं कहाँ से उठा लूँगा, यहाँ पे जो इसने शो करवाया टर्मिनल में, ये पासवर्ड इसने शो करवाया। ठीक है। इस पासवर्ड को कॉपी करके कहीं रख लो, मिसाल के तौर पे ऐसे। ठीक है। और यही पासवर्ड अब मैं वर्चुअल मशीन के अंदर जो मैंने ब्राउज़र खोला था वहाँ पे बता देता हूँ। और इस तरीके से मैं क्या कर गया, लॉगिन कर गया अपने ओपन शिफ्ट के क्लस्टर के कंसोल के अंदर। ये एपीआई के अंदर नहीं हूँ मैं, ओपन शिफ्ट का जीआई इंटरफेस मैंने एक्सेस कर लिया है। ठीक है जी। तो ये देखें, ये सारा आपको बताएगा बेसिक के इसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, कौन सी चीज़ रेडी कौन सी नहीं है, सीपीयू की क्या परफॉर्मेंस चल रही है। ऑपरेटर्स में जाएंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऑपरेटर्स बता देगा। वर्कलोड में जाएंगे तो पॉड्स कौन कौन से चल रहे हैं, किस प्रोजेक्ट के अंदर क्या चल रहा है, ये सारे प्रोजेक्ट बता देगा आपको। अभी फिलहाल कोई प्रोजेक्ट है नहीं। ये डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट के अंदर जो चल रहा होगा, फिर डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िग के अंदर क्या चल रहा होगा, यहाँ पे बता भी रहा है। वो कहता है डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िग इज डेप्रिशिएटेड फ्रॉम OpenShift वर्जन 4.14, जिसमें मैंने आपको अभी इस फाइल में यहाँ पे बताया भी था कि यार ये एक्सपायर हो गया। ठीक है। तो ये स्टेटफुल सेट्स क्या हैं, सीक्रेट्स क्या हैं, ये सारी कहानी सारा कुछ इसके अंदर चल रहा है, हमें इन चीज़ों में पढ़ने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ मैंने आपको बताया था।
तो अभी तो ये तो ओपन शिफ्ट का अपना जियो इंटरफेस हो गया। इसके साथ सारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कुछ प्रैक्टिस ऐसी है, इसके थ्रू भी कर सकते हो आप। बट हम क्या करेंगे, हम ज्यादा काम कमांड लाइन से ही करेंगे, फोकस वहीं पे करेंगे। सारा कुछ बता रहा है कि क्या कुछ है, यहाँ से देख सकते हो। अब आपने ओपन शिफ्ट की एपीआई में अगर लॉगिन करना है, तो ओपन शिफ्ट की एपीआई में लॉगिन करने के लिए आपको ये एपीआई का पाथ बताना पड़ेगा एक दफा। ठीक है, ये पाथ बताया मैंने जैसे यहाँ पे, और बता के एंटर किया, तो ये देखो उसने मुझे लॉगिन करवा दिया एज ए डेवलपर। तो मैं कहता हूँ कि मैंने डेवलपर के तौर पे लॉगिन नहीं करना, बल्कि ओसी की कमांड के साथ ना मैं टैब टैब करता हूँ तो मुझे कुछ नजर नहीं आता। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम एक ये है कि यार ये ओसी की कमांड क्या मुझे हर दफा मिलेगी? तो ये मिलती नहीं है जब तक कि आप इसको ना चला दो। ये आप देख रहे हैं ना, ये इन्वायरमेंट लोड ना कर दो। ठीक है। इस इन्वायरमेंट को लोड करोगे तो ओसी की कमांड चलना शुरू होगी, वरना ओसी की कमांड चलेगी नहीं। तो मैं अपने फायदे के लिए काम करता हूँ, vim.bash rc के नाम से ना एक बैश टर्मिनल जो है इसकी, इसमें मैं इसको सेट कर देता हूँ कि जब भी सिस्टम मैं टर्मिनल को ओपन करूँ, ये इस कमांड को खुद ही एग्जीक्यूट कर दिया करे, मुझे बार बार चलाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। तो इस तरीके से ओसी कमांड आपके पास आ जाएगी, हर दफा अवेलेबल हो जाएगी। अब दूसरा मैंने आपको बताया था कि यार एग्जाम में हो सकता है ना हो, और वैसे भी अब मैं जब जैसे ओसी लिख के टैप टैप कर रहा था तो मेरे पास ओसी के फर्दर ऑप्शंस नहीं थे आ रहे। उसके लिए आपने करना ये है कि एक और कमांड है, सोर्स लेस देन ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे लिखना है ओसी कंप्लीशन बैश, और बस। तो अगर आप इसको नहीं चलाएंगे तो उसे कमांड मिलेगी नहीं, फिर ये काम भी नहीं करेगा, ये आपको एरर दिया करेगा। तो अब आपने ये इन्वायरमेंट लोड कर लिया और साथ ही इससे आपने उसकी बैश कंप्लीशन करवा ली उसी कमांड की। ठीक है। इसे मैं बंद करता हूँ, यहाँ पे सेव करके इसे क्विट कर दिया। तो आप जब भी टर्मिनल ओपन करेंगे, मिसाल के तौर पर अभी तो वो चला नहीं ना है, अभी टर्मिनल ओपन ही नहीं हुआ, मैं ओसी करके टैप टैप करता हूँ, देखो मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जैसे इसे क्लियर कर लेते हैं, अच्छा क्लियर कर लिया, अब आपको पता नहीं चल रहा यार इसका पाथ क्या है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, ओसी स्टार्ट की कमांड चलाओगे दोबारा, ओसी स्टार्टअप। अच्छा उसने ये यहाँ से, सॉरी गलती होगी मुझसे, आपने सीआरसी स्टार्ट की कमांड चला देना। सीआरसी स्टार्ट चलाओगे तो क्या करेगा, वो सारे स्टेप से गुजरेगा, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी स्टेप चल रहे हैं सारा कुछ, तो फौरन आपको बता देगा कि ये आपका वेब कंसोल है, ये आपका कीवर्ड है, उनका पासवर्ड है, यहाँ से आप कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कर लेता हूँ सोर्स लेस देन ब्रैकेट स्टार्ट और ओसी कंप्लीशन बैश। अच्छा मैंने वहां पे कमांड की एंट्री नहीं थी कि मैं इसको खुद मैनुअल करता था, ताकि मेरे पास मुझे प्रैक्टिस हो जाए इसकी काफी। ओसी करके टैब करेंगे ना, देखो सारे ओसी के ऑप्शंस शो करवा रहा है। अच्छा अब एक और भी काम कर सकते थे आप, बहुत ही आसान, कि आपको उसी का एनवायरनमेंट भी, ये भी काम करने की जरूरत ना पड़े, ये जो काम हमने किया है ना अभी, ये वाला, ये भी ना करना पड़े। उसके लिए करना क्या था आपने, उसके लिए करना ये था कि आप .crc के जो है ना उसमें जाओ, डायरेक्टरी में, यहाँ पे चले जाओ cd bin, इसमें देखते हैं क्या क्या है, सॉरी। तो देखो यहाँ पे ओसी की डायरेक्टरी है एक, इसमें चले जाते हैं cd ओसी, और यहाँ पे ओसी की कमांड पड़ी हुई है ये वाली, एक लिंक पड़ा हुआ है बल्कि। ठीक है। यहाँ से वापस आते हैं और आई थिंक सी डी कैशे में जाते हैं, और सी डी सी आर सी लिबर्ट, यहाँ पे देखिए ओसी की कमांड पड़ी हुई। आप ये काम भी कर सकते हैं कि इस ओसी की कमांड को ना /usr और बिन यहाँ पे कॉपी करवा दो। ठीक है।
तो उस केस में आपको वो इन्वायरमेंट लोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको इसको करवाने की जरूरत नहीं है, आपने क्या कर दिया, इसको एज इट इज रहने तो ज्यादा छेड़छाड़ ना करो। उससे अच्छा है कि आपने इसको उस इन्वायरमेंट को लोड करवाने का जो सेटअप है वो बैश आरसी की कमांड में लिखा है। जब भी टर्मिनल ओपन करोगे तो आपके सामने वो इन्वायरमेंट लोड हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक दफा इसको स्टॉप कर देते हैं। सी आर सी स्टॉप, लेट से आपने बंद करना सारा कुछ, तो आप सी आर सी स्टॉप की कमांड चलाओगे। ये देखना क्या करेगा, इस वर्चुअल मशीन को अभी बंद करेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वेट मैनेजर से। ये देख लें, ये वीएम चल रही है, थोड़ी देर में अभी बंद हो जाएगी। ये देख लें, सर्विस स्टॉप होना शुरू हुई और ये सारा कुछ कर रहा है। ठीक है जी। और ये देखें सीआरसी शट डाउन हो। और अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे आके, तो ये देखें स्टॉप द इंस्टेंस। अब आम यूजर के लिए तो यही है, क्योंकि 10 सर्विसेज थी वो चली वो बंद हो गई। अब लेट से आपने सिस्टम को शट डाउन कर दिया, यहाँ से आप पावर ऑफ तो पावर ऑफ, आपके पास लेट से इसकी एक्सेस भी नहीं है, ये सब कुछ बंद हो गया। आपने इस मेन मशीन को भी शट डाउन कर दिया। हाँ, इस मेन मशीन को भी शट डाउन कर दिया। ठीक है। तो अब आपने कहा कि यार मैंने दोबारा इसको स्टार्ट करना है, तो क्या तरीका है। कुछ क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप इस वर्चुअल मशीन को करेंगे ऑन। ये वर्चुअल मशीन आपने ऑन की। ये वर्चुअल मशीन ऑन होकर आपके सामने आ गई है। इसे लॉगिन कर लें। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको रिकनेक्ट करें। यहाँ पे HSN यूज़र दें, पासवर्ड दें, और आप इसके टर्मिनल में आ गए। ओके। अब देखें ओसी की कमांड चल रही है। क्यों? क्योंकि हमने उसका बैश पर आरसी की कमांड वहाँ पे डाल दिया था, और टैब भी काम कर रहा है। तो अब आपके पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल। अब हम करते ये हैं कि हम करते हैं CRC। लेट से आपने सारा काम किया, आपसे कुछ गलतियां हुई, आपने प्रैक्टिस की, और आप कर देते हो CRC क्लीन अप। तो ये क्या करेगा, देखें, रिमूविंग कुछ कन्फिग्रेशन रिमूव करेगा इस तरीके से। ये कन्फिग्रेशन इसने रिमूव की। देखो CRC वर्चुअल मशीन को रिमूव कर रहा, सारा कुछ उसने खत्म किया, रिमूविंग फुल सीक्रेट फ्रॉम की वगैरह वगैरह। अब आप दोबारा चलाना चाहते हो तो CRC सेटअप की कमांड चलाई, -P, यहीं से बता दो, फुल डैश सीक्रेट। तो चूंकि उसने सीआरसी इसके इसमें ही सारा कुछ कर दिया था, सीआरसी स्टार्ट की कमांड ही नहीं मांगी हमसे, तो इस दफा हम क्या करते हैं, सेटअप की कमांड के साथ ही पुल करना बता देते हैं। तो वो कहता है कि इसमें काम नहीं करेगा, कोई बात नहीं है। तो हम सिर्फ सीआरसी सेटअप की कमांड चला देते हैं। अब यह क्या करेगा नेक्स्ट टाइम, फौरन से पहले देखें, वो कहता है आपका सिस्टम इज करेक्टली सेटअप यूजिंग सीआरसी, यूज सीआरसी स्टार्ट स्टार्ट द इंस्टेंस। अच्छा, ये सिर्फ उस वक्त चलानी है सीआरसी सेटअप की कमांड जब आपने क्लीन अप करना है। यानी एक दफा आपने क्लीन अप किया, फिर सीआरसी सेटअप किया, उसने फौरन से आपको सेटअप रेडी कर दिया। और अब आप क्या करेंगे, CRC स्टार्ट -P और फुल डैश सीक्रेट। अब लेट से आपने कोई प्रैक्टिस नहीं किया, आप नॉर्मल बंद करते हैं और कहते हैं जहां से मैंने छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो फिर CRC सिर्फ स्टार्ट की कमांड चलाएंगे, फिर फुल को भी वो जो सीक्रेट है उसे बताने की जरूरत। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो लैब का सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये 1 से 2 मिनट लेता है, इसको लेके आने में, VM को स्टार्ट करने में, सारा कुछ। ठीक है, यहाँ तक देख ले। ओके। तो फाइनली अभी हमें
इस कमांड को चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा ओसी का एनवायरनमेंट ऑलरेडी सेट हो चुका है। तो ओसी टैब करेंगे तो देखें आपको सारे ऑप्शंस शो करवाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बैश आरसी में उसकी एंट्री कर दी। तो आई थिंक नाउ रिगार्डिंग द लैब एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, एक काम कर लेते हैं अभी। जैसे मैं ओसी न्यू डैश प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट लेट से अब्बास के नाम से बना लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में कोई एक इमेज, एक कोई ऐप डिप्लॉय कर लो। कोई भी एक ऐप, लेट से इंजन एक्स, लेट से एच डबल टी पी डी। तो देखो यहाँ पे भी उसने बताया हुआ है कि एक तरीका क्या है, उसी न्यू ऐप से काम कर लो। जब उसी न्यू ऐप से आप काम करोगे तो इट्स मीन कि आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हो। ठीक है। और एक और, खैर ये तो ट्रेनिंग की बातें हैं जो ट्रेनिंग में चलेंगी। मैं एक और चीज़ कॉपी कर देता हूँ।